हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। एलेना ने उसकी बात मान ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर खुल गईं। अजीब बात यह है कि वह बिल्कुल भी नहीं डरी, ठीक उसी तरह जैसे उस समय जब टाइकून पर छापा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक के पास किसी तरह की रहस्यमयी शक्ति है। उसके मुंह से निकले कुछ सरल शब्द जादुई तरीके से उसे सहज कर सकते थे। ग्र कार्तिक, तुम मरे हुए मांस हो। क्या तुम नहीं जानते कि टायसन कौन है? वह फायरवुल्फ के नेताओं में से एक है। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे घमंडी दिन खत्म हो गए हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सदमे से उबरने के बाद लियो के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई और उसने एक घिनौनी धमकी दी। लियो ने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक पहला कदम उठाएगा। उसने ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन अब वह और भी अधिक प्रसन्न था। कार्तिक ने टायसन को हरा दिया था जमीन से। टायसन ने अपनी आवाज़ उठाई और अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। दर्द से उत्पन्न ठंडे पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। उसने सोचा कि यह उसके लिए अंत हो सकता है। कौन कहता है कि उसके पास क्रूर बल के अलावा कुछ नहीं है? इस आदमी के पास निश्चित रूप से युद्ध का बहुत अनुभव है। धिक्कार है। उस पल टायसन ने अपने दांत पीस लिए। उसके अंदर अपने बेकार साथी के प्रति घृणा के अलावा कुछ नहीं भरा। उसने लियो को एक खतरनाक नज़र से देखा। टायसन की नज़र से मिलते ही लियो डर से कांप उठा। लड़कों, उसे पकड़ो। उसने टायसन के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। हम उसे इसकी कीमत चुकाएंगे। टायसन के दर्जन भर से ज्यादा अनुचर एक साथ कार्तिक पर टूट पड़े। हर एक दूसरे से ज्यादा क्रूर था। तुम लोग मेरा एक टुकड़ा चाहते हो? ठीक है, चलो देखते हैं तुम किस चीज से बने हो। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कार्तिक ने एक पैर उठाया, टायसन पर एक ठंडी नजर डाली और जानबूझकर उसके बछड़े पर पैर रख दिया। क्रंच, हड्डी टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। आसपास के सभी लोगों ने इसे सुना। टायसन तुरंत दर्द से कराह उठा। उसके जख्मी चेहरे पर लालिमा छा गई, जबकि चिल्लाने से उसका गला बैठ गया। जाहिर है, कार्तिक ने अपनी पिंडली की हड्डी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। जैसे ही हड्डी टूटने की आवाज हवा में गूंजी, कार्तिक ने टायसन की जेब से कई चीजें बाहर गिरती देखीं। वे एक डंडा और गर्भनिरोधक गोलियों के 2 पैकेट थे। उसकी आंखें चमक उठीं। कितना विकृत व्यक्ति है! क्या तुम हर जगह ये चीजें लेकर जाते हो? एक दर्शक के रूप में अंदर देख रहा था। जब एलेना ने उन वस्तुओं को देखा तो उसने केवल भौहें सिकोड़ीं। लियो, क्या तुम्हें वह टेढ़ा डंडा याद नहीं है? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुमने मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? ओह, एक और बात, मुझे फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाकई नफरत है। कार्तिक ने मजाक उड़ाया। वह डंडा और गर्भनिरोधक गोलियां उठाने के लिए आगे बढ़ा। इतना घमंडी मत बनो। तुमने टायसन को नाराज कर दिया है और इसका मतलब है कि तुमने अपनी किस्मत तय कर ली है। मुझे नहीं लगता कि तुम हम सभी के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हो। लियो हमेशा की तरह जिद्दी था। वह खुद को ऊंचा और शक्तिशाली दिखाना जारी रखता था, क्योंकि उसके लिए अभी भी एक दर्जन फायरवुल्फ गुंडे लड़ रहे थे। उसने कार्तिक को तिरस्कार और अवमानना से देखा। सच में, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? कार्तिक ने चंचलता से जवाब दिया। उसने लियो की तरफ देखा और डंडा इधर उधर घुमाया। बी शर्त? लियो अभी भी संदेहास्पद। उसने वही दोहराया जो उसने सोचा था कि उसने सुना था। हम किस पर शर्त लगा रहे हैं? यह एक गर्भनिरोधक गोलियों के 2 पैकेट। अगर तुम हार गए तो तुम उन्हें सब निगल जाओगे। ये कैसा है? अगर मैं हार गया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हें 1 लाख भी दूंगा। ये जानते हुए कि लियो एक लालची आदमी था, कार्तिक ने उसे फंसाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं की। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। मैं तुमसे नहीं डरता। जब तुम हारोगे तो बेहतर होगा कि तुम मेरे पास रोने मत आना। तुमने मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप किया। तुमने मुझे मेरी गरिमा खो दी। मैं आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लियो ने कार्तिक को दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने कार्तिक को ऐसे देखा जैसे वह आदमी जमीन पर गिर गया हो और लियो उसे जैसे चाहे वैसे प्रताड़ित कर सकता है। चूंकि शर्त टेबल पर है, इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे लेकर आओ। मुझे अस्पताल के लिए आय उत्पन्न करने से मत रोको। अपने हाथ में डंडा पकड़े हुए कार्तिक ने फायरवुल्फ गुंडों पर ताना मारते हुए उंगली हिलाई। गुंडों को नहीं लगा कि कार्तिक पहले हमला करेगा, और उसने यह इतनी बेरहमी से किया कि लोग उससे डर गए। इससे भी अधिक असहनीय बात यह थी कि कार्तिक ने उन पर शर्त लगाने की हिम्मत की। ये स्पष्ट रूप से उकसावा था। भाड़ में जाओ तुम। तभी एक गुस्सैल गुंडा, जो अपना गुस्सा नहीं रोक सका, ने अपना डंडा पकड़ा और कार्तिक पर हमला कर दिया। हाथ में डंडा घुमाते हुए ठग ने उसे अपने लक्ष्य पर तान दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसकी आंखों के सामने एक काला चित्र चमक उठा। अगली बात जो उसने देखी, उसका हाथ अचानक सुन्न हो गया और दर्द तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके हाथ पर बहुत जोर से प्रहार किया गया है। उसकी हड्डियां टूट गई थीं। आह! उस आदमी ने एक भयानक चीख मारी।
डंडा उसके दाहिने हाथ से छूटकर गिर गया और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ को पकड़े हुए था, लेकिन ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि कार्तिक को उस पर दया आ गई थी। अगर उसे दया नहीं आती, क्या कोई और चुनौती के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो अब मेरी बारी है। कार्तिक ने फिर से मुस्कुराते हुए बदमाशों की तरफ शरारती नजरों से देखा। जैसे ही उसने ये कहा, कार्तिक भीड़ के बीच से भागता हुआ एक चांदी की रोशनी में चमक उठा। 1 मिनट से भी कम समय में सभी बदमाश जमीन पर गिर पड़े। उनमें से हर एक ने बेसुध प्रीस्कूल बच्चों की तरह दर्द से कराहना शुरू कर दिया। जब ये सब चल रहा था, कार्तिक अपने चेहरे पर ताना मारने वाले भाव के साथ लियो के पास गया और उसके सामने डंडा लहराया। ये देखकर कि कार्तिक बिजली की तरह कैसे आगे बढ़ रहा था, लियो को पहले से ही अंदाजा था कि यह झगड़ा अच्छी तरह से खत्म नहीं होगा। यह आदमी निश्चित रूप से किताबी किस्म का नहीं है जो लड़ाई में खुद को रोक नहीं सकता। अरे बंदर, चलो, हार मत मानो। लो, ये गोलियां निगल लो। मुझे यकीन है कि तुम एक समझदार आदमी हो। मुझे मजबूर मत करो। कार्तिक धीरे धीरे लियो के पास गया और उसे गोलियां थमा दीं। लियो ने कार्तिक को घूर कर देखा, उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। तुम उन्हें नहीं लेने वाले? ठीक है, आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हारी भुजाओं को अपंग कर दूंगा। कार्तिक ने डंडा ऊंचा उठाया, लियो की भुजाओं को कुचलने के लिए तैयार। अगर ऐसा हुआ, भले ही लियो को समय रहते बचा लिया गया, तो भी उसके हाथ फ्रैक्चर हो जाएंगे। लियो इतना डर गया था कि वह इधर उधर कांपने लगा। उसने हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। ठीक है, मैं उन्हें ले लूंगा। लियो ने उस दिन कुछ सीखा। उसके सामने खड़ा वह आदमी शैतान का अवतार था। अगर उसने गोलियां निगलने से इनकार कर दिया तो उसके हाथ जब्त कर लिए जाएंगे। एलेनो ने उसकी बात मानी और अपनी आंखें बंद कर ली। कोस्पर के पास किसी तरह की रहस्यमय शक्ति थी। उसके मुंह से निकले कुछ सरल शब्द उसे आसानी से शांत कर सकते थे। ग्रर, कोस्पर, तुम मर चुके हो। क्या तुम नहीं जानते कि टायसन कौन है? वह फायरवुल्फ के लीडर्स में से एक है। तुमने उसे कैसे मारा? तुम्हारी धृष्टता खत्म हो गई है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सदमे से उबरने के बाद लियो की सेना ने एक ठंडी मुस्कान के साथ एक जघन्य धमकी जारी की। लियो ने कभी नहीं सोचा था कि कोस्पर पहला कदम उठाएगा। उसने यह नहीं देखा कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वह और भी अधिक दुखी था। कोस्पर ने टायसन को हराया था और सोचा कि वह मुसीबत को आमंत्रित करने जा रहा है। मुझे लगा कि मैं जीने से थक गया हूँ। तुम लोग वहाँ किसके लिए खड़े हो? उसे खत्म कर दो। जमीन से टायसन ने ऊंची आवाज में अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसे लगा कि शायद अब उसका अंत हो गया है। कौन कहता है कि उसके पास क्रूर बल के अलावा कुछ नहीं है? इस आदमी के पास निश्चित रूप से लड़ाकू अनुभव का ढेर है। हे भगवान! उस क्षण टायसन ने अपने दांत पीस लिए। उसके अंदर उसके बेकार टैपमोट के प्रति केवल गर्मी भर गई थी। उसने लियो को खतरनाक ढंग से गोली मारी। लियो डर से कांप उठा जब वह टायसन की नाक से मिला। लड़कों, उसे पकड़ो। उसने टायसन के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। हम उसे चो देंगे। टायसन के दर्जन भर लौकी एक बार में कोस्पर की ओर दौड़े, अगले ही पल और भी अधिक क्रूर। तुम लोग मेरा टुकड़ा नहीं करोगे। ठीक है, देखते हैं तुम किसके लिए बने हो। अपने बल पर मुस्कुराहट के साथ कोस्पर आसपास के सभी लोगों ने ये सुना। टायसन तुरंत ही क्रोध में कराह उठा। उसके झुलसे हुए पैर लाल हो गए जबकि उसके गले में चीखने चिल्लाने से खून बैठ गया। जाहिर है, कोस्पर ने अपनी बछड़े की हड्डी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। जैसे ही हड्डी के कुचलने की आवाज कान में गूंजी, कोस्पर ने देखा कि टायसन की जेब से कई चीजें निकली हैं। वे एक बोतल और गर्भनिरोधक गोलियों की 2 जेबें थीं। उसकी आंखें चमक उठीं। कौन बिगड़ल है? क्या तुम इन्हें हर जगह साथ लेकर जाते हो? एक राहगीर ने अंदर देखा। एलेनो ने उन वस्तुओं को देखकर केवल भौहें सिकोड़ीं। लियो, क्या तुम्हें वह टेढ़ा बटन याद नहीं है? मैं पहले ही तुम्हें जान चुका हूं। तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? ओह, एक और बात। वह गर्भनिरोधक गोलियों की बोतल उठाने के लिए आगे बढ़ा। इतना घमंडी मत बनो। तुमने टायसन को नाराज कर दिया है और सोचा कि तुमने अपनी किस्मत को अलग कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम हम सभी के खिलाफ लड़ाई जीत पाओगे। लियो हमेशा की तरह जिद्दी था। वह लगातार ऊपर और शक्तिशाली होने का दावा करता रहा क्योंकि उसके पास अभी भी एक दर्जन फायरवुल्फ गुंडे थे जो उसके लिए लड़ रहे थे। उसने कोस्पर को तिरस्कार और अवमानना के साथ देखा। वास्तव में, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? कोस्पर ने चालाकी से जवाब दिया। उसने लियो पर अपनी उंगली घुमाई और बोतल को चारों ओर घुमाया। बेट, लियो अभी भी संदेहवादी ने वही दोहराया जो उसने सोचा था कि उसने सुना है। हम किस पर दांव लगा रहे हैं? ये वाला, गर्भनिरोधक गोलियों की 2 जेबें। यदि आप हार गए तो आप उन्हें पूरी तरह निगल जाएंगे। कैसा लगा? यदि मैं हार गया तो मैं कुछ करूंगा। मैं आपको 1 लाख भी दूंगा।
ये जानते हुए कि लियो एक लालची आदमी था, कॉस्पर ने उसे धोखा देने के लिए पैसे का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं की। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं फिर। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जब तुम हार जाओ तो बेहतर है कि तुम मेरे पास रोने ना आओ। तुमने मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप किया, तुम मेरी गरिमा खो सकते हो। मैं आज तुम्हें दूंगा। लियो ने कॉस्पर की ओर देखा और उसकी दुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने कॉस्पर की ओर देखा जैसे कि वह आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और लियो उसे अपनी इच्छानुसार यातना दे सकता था। चूंकि शर्त टोकन पर है, इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब लेकर मेरे पास आओ। मुझे अस्पताल के लिए आय उत्पन्न करने से मत रोको। अपने हाथ में बटन दबाते हुए कॉस्पर ने फायरवुल्फ ठगों की ओर उंगली हिलाई। ठगों को नहीं लगा कि कॉस्पर पहले हमला करेगा, और उसने यह इतनी बेरहमी से किया कि लोग उससे डर गए। इससे भी अधिक असहनीय बात यह थी कि कॉस्पर ने उन पर दांव लगाने के लिए गोल पकड़ लिया। ये सरासर भड़काऊ बात थी। भाड़ में जाओ तुम। तभी वह गुस्सैल ठग जो अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका, उसने अपना बटन पकड़ लिया और कॉस्पर पर झपट पड़ा। अपने हाथ में बटन घुमाते हुए ठग ने उसे अपनी टॉर्च पर चढ़ा लिया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि कौन कूदा है, उसकी आंखों में एक बेवकूफ़ आकृति चमक उठी। अगली बात जो उसने देखी, उसका अंग अचानक सुन्न हो गया और बिंदु तेजी से उसके शरीर में घुस गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके अंग पर जोर से प्रहार किया गया है। उसकी हड्डियां टूट गई थीं। आह! उस आदमी ने एक भयानक चीख निकाली। बटन उसके दाहिने हाथ से गिर गया और वह जमीन पर गिर गया। उसका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ को पकड़े हुए था। लेकिन उसने सोचा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कॉस्पर को उस पर दया आ गई थी। अगर वह नहीं करता तो बटन से एक बार न केवल उसके दाहिने हाथ को तोड़ देता, बल्कि उसे पूरी तरह से अपंग भी कर देता। कोई और चुनौती के लिए तैयार है? अगर नहीं तो मेरी बारी है। कॉस्पर ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बदमाशों को शरारती नज़रों से देखा। जैसे ही उसने सोचा, एक चांदी की रोशनी टिमटिमा उठी और कॉस्पर भीड़ के बीच से भाग गया। 1 मिनट से भी कम समय में सभी गुंडे जमीन पर गिर पड़े। उनमें से हर एक बेसुध प्रीस्कूल बच्चों की तरह चांदनी बिखेरने लगा। जब ये सब चल रहा था, कॉस्पर अपने बल पर एक लहराते भाव के साथ लियो के पास गया और बंदर के सामने बटन लहराया। ये देखते हुए कि कैसे कॉस्पर बिजली की तरह आगे बढ़ रहा था, लियो को पहले से ही अंदाजा था कि यह झगड़ा अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा। ये बंदर निश्चित रूप से किताबी प्रकार का नहीं है जो खुद को लड़ाई में रोक नहीं सकता। अरे बंदर, चलो, इतना दुखी मत हो। लो, ये गोलियां निगल लो। मुझे यकीन है कि तुम बहुत छोटे बंदर हो। तुम, लियो ने कॉस्पर को घूरते हुए कहा, उसकी आंखों में लाली थी। तुम उन्हें नहीं लेने वाले हो। ठीक है, मुझे दोष मत दो कि आगे कौन कूदेगा। मैं तुम्हारे अंगों को अपंग कर दूंगा। कॉस्पर ने लियो के अंगों को कुचलने के लिए बोतल को ऊपर उठाया। अगर वह कूद गया, भले ही लियो को समय रहते बचा लिया गया हो, लेकिन उसके अंग टूट जाएंगे। लियो इतना डर गया कि वह पूरी तरह से हिल गया। उसने जल्दी से अपने अंगों को ऊपर उठाया ताकि वह आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें ले लूंगा। लियो ने कुछ सोचा कि उसके सामने खड़ा शैतान अंदरूनी तौर पर था। अगर उसने गोलियां निगलने से इनकार कर दिया तो उसके अंग जब्त कर लिए जाएंगे। लियो ने अपने हाथों में गर्भनिरोधक गोलियों के 2 डिब्बों को देखा और झिझकते हुए कहा, क्या ये महिलाओं में गर्भधारण रोकने के लिए नहीं हैं? अगर मैं इन्हें निगल लूं तो मेरा क्या होगा? क्या पुरुष भी इन चीज़ों को निगल सकते हैं? उसने सोचा। लियो ने उन्हें एक पल के लिए देखा, फिर तेजी से पलकें झपकाईं, अपनी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को पोंछते हुए। उसने कई बार घूंट भरी। टायसन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने भाग्यशाली होने की उम्मीद में जो गर्भनिरोधक गोलियां खरीदी थीं, वे एक दिन उसके अपने भाई के गले में जबरन घुस जाएंगी। ये बेतुकी बात थी कि फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक टीम लीडर एक साधारण छात्र से हार सकता है। फर्श पर लेटे हुए टायसन ने आक्रोश में अपना जबड़ा भींच लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? वह गुस्से से भर गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद खिलाऊं? कार्तिक ने लियो पर चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक क्रूर तिरस्कार था। कार्तिक को वहीं और उसी समय लियो को छोड़ने की इच्छा को दबाना पड़ा। आखिर लियो में अब किसी भी तरह से गरिमा का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। अपने दुश्मनों के प्रति दयालुता कभी काम नहीं आती। लिलियन को अपमानित करने का लियो का संकल्प अक्षम्य था। मैं लिलियन से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं लियो की अकड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मुझे धमकाने के लिए फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता था? कार्तिक ने खुद से तर्क किया। उसने अपना सिर हिलाया, फिर खुद को दृढ़ता से याद दिलाया, मेरी नज़र केवल मेरी देवी अदिति पर है। इसे मत खाओ, लियो। इसे मुझे दे दो। अपनी आंख के कोने से रोते हुए लियो को देखते हुए टायसन ने अपनी मुट्ठी को जोर से फर्श पर पटक दिया। लियो हॉल परिवार का एकमात्र सदस्य था जिसने सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था और स्वाभाविक रूप से अपने पिता के गर्व का स्रोत था। अगर लियो ने वास्तव में गर्भनिरोधक गोलियां निगल ली थीं, तो कोई नहीं जानता था कि उस कृत्य के परिणाम कितने व्यापक होंगे।
लियो के बड़े भाई के रूप में टायसन ने हमेशा उसके लिए जिम्मेदार महसूस किया था। कितना मार्मिक दृश्य है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो? तुम तो खुद की भी मदद नहीं कर सकते। कार्तिक ने मजाक उड़ाया। तुम्हारा भाई खुद को नियंत्रित करने में बहुत कुशल नहीं लगता। उसे भविष्य में किसी और लड़की को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए इन गोलियों को खा लेना चाहिए। आजकल बहुत मासूम लड़कियां नहीं बची हैं। कार्तिक के चेहरे पर घोर उपेक्षा का भाव था। उसने छड़ी उठाई और टायसन के पास चला गया। एक धीमी सी आवाज आई जब कार्तिक ने छड़ी घुमाई और उसे टायसन पर जोर से पटक दिया। टायसन ने जो पीड़ा भरी चीख निकाली वह ऐसी लग रही थी जैसे कि वह बूचड़खाने से आ रही हो। मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो केवल तब भावुक होने का नाटक करते हैं जब अपराध बोध होता है, कार्तिक ने थूका। तुम बदमाश, अगर तुमने जल्दी से वो गोलियां नहीं निली तो मैं तुम्हारे भाई को पीटना जारी रखूंगा, कार्तिक ठंडे स्वर में कहा। कार्तिक ने अपनी जगह पर बैठते हुए बोलते समय टायसन की बारी बारी से उसकी दोनों उंगलियों पर हल्के फुल्के वार करना शुरू कर दिया था। हर वार की तीव्रता पहली वार जितनी नहीं थी, लेकिन टायसन की दर्द भरी चीखें कार्तिक की बातों से पूरी तरह मेल खाती लग रही थीं। दरअसल कार्तिक ने बड़ी ही कुशलता से उन सटीक बिंदुओं को चुना था जहां वह कम से कम बल से अधिकतम दर्द पहुंचा सकता था। हालांकि लियो को बस इतना पता था कि कार्तिक धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से टायसन को घायल कर रहा था। टायसन की दर्द भरी हर चीख के साथ लियो को लगा कि उसका दिल उसी हिसाब से काम रहा है। नहीं नहीं, उसे और मत मारो, मैं इसे खा लूंगा, मैं इसे खा लूंगा। अपराध बोध की पीड़ा को और अधिक सहन करने में असमर्थ लियो जोर जोर से रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू, पसीना और बलगम का मिश्रण बह रहा था। मैं यही सुनना चाहता था। ये कैंडी खाने जैसा होगा। क्या यह मीठी है? कार्तिक ने सहमति में सिर हिलाते हुए चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, कार्तिक के शब्दों पर एलेना खिलखिलाकर हंस पड़ी। कार्तिक का सेंस ऑफ ह्यूमर अजीब है। हालांकि लियो का शोकाकुल रूप इतना दयनीय लग रहा था कि उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति उपहास का पात्र बन सकता था। एक घुटने पर अपना वजन झुकाते हुए कार्तिक एलेना को देखने के लिए मुड़ा और अपना सिर झुकाकर उसे आंख मारी। हालांकि जब वह फिर से लियो का सामना करने के लिए घूमा तो कार्तिक के चेहरे पर चंचल भाव की जगह एक खतरनाक भाव आ गया था। इस बार तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी लिलियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते देखा तो तुम सुनिश्चित हो सकते हो कि अगली बार तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे, कार्तिक ने चेतावनी दी। वह अपने हाथों को झटकते हुए खड़ा हो टैक्सी के अंदर कार्तिक ने एक बार फिर एलेना की ओर देखा। अगर वह किसी दूसरे युग में पैदा हुई होती तो उसका सुंदर चेहरा हजारों जहाजों को डुबोने वाला होता। ये समझना मुश्किल नहीं था कि टायसन ने एलेना पर अपनी वासना भरी नजरें क्यों डाली थीं। तुमने खाना नहीं खाया है न? मैंने भी नहीं खाया। चलो खाना खाते हैं, कार्तिक ने कहा। उसका पेट गुर्रा रहा था। उसने पूरी रात एक निवाला भी नहीं खाया था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एलेना ने अनिश्चितता से हकलाते हुए कहा। क्या उसका वरिष्ठ उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था? उसे नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या कार्तिक मुझे पसंद करता है? क्या मुझे इसके लिए सहमत होना चाहिए? क्या ये डेट है? एलेना ने निजी तौर पर चिंता जताई। तुम आज दोपहर कुछ भी खाने को नहीं मिले और उस ऑपरेशन ने तुम्हें बहुत लंबे समय तक रोके रखा। कम से कम मैं तुम्हारे समय की भरपाई तो कर दूं, कार्तिक ने खुलकर कहा। खाने को लेकर इतना हंगामा क्यों? कार्तिक ने सोचा, या क्या वह सोचती है कि मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहाँ एक रेस्तरां जानता हूं जो काफ़ी मशहूर है। वे जो खाना परोसते हैं वह काफ़ी स्वादिष्ट है। चलो वहाँ चलते हैं। एलेना ने अपनी रोकी हुई सांस छोड़ी, फिर विनम्रतापूर्वक स्वेच्छा से कहा। इन दिनों नौकरी मिलना मुश्किल था। एलेना ने हमेशा काम पर शालीनता बनाए रखी थी ताकि वह अपने दादा के बराबर उम्र के कामुक पुरुषों का शिकार न बने। हालांकि कार्तिक अलग था। वह युवा और प्रतिभाशाली था और किसी भी मामले में एक बुरा चरित्र नहीं लगता था। एलेना को निर्णय लेने में संघर्ष करना पड़ा। वह अंततः रात के खाने के लिए सहमत हो गई, मुख्य रूप से कार्तिक की डेट के रूप में पात्रता के विचार से। तो क्या आप हमें वहां का रास्ता बता सकते हैं? उसने एलेना के गालों पर हल्की लाली और उसके होठों पर मुस्कान देखी थी। ये बिल्कुल लिलियन के चेहरे पर दिखने वाली शर्मीली मुस्कान के समान थी जब भी वह कार्तिक को देखती थी। अब एलेना ने अपनी प्रेम भरी निगाहें कार्तिक पर टिका दी थीं। कार्तिक एक अमीर युवक था जो किसी चीज से नहीं डरता था, यहाँ तक कि फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी नहीं। वह टायसन को भी अपने वश में करने में कामयाब हो गया था। वह एक राजकुमार का पूर्ण अवतार था। एलेना के निर्देश पर कई सड़कों को पार करने के बाद वे अंततः भोजनालय के द्वार पर पहुंचे। अन्य कैफे और भोजनालयों की एक पूरी सड़क के बीच बसे लोगों की सड़कों पर लगातार आवाजाही जारी थी। किसी भी अन्य शहर की तरह होरिंगटन रात के समय सबसे अधिक जीवंत था। जब वे टैक्सी से उतरे, एलेना कार्तिक को एक स्टॉल पर ले गई। एलेना, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
एक महिला ने गुनगुनाते हुए एलेना और कार्तिक की ओर देखा जब वे पास आए। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई जो कुछ ही पल पहले चिंता से सिकुड़ गई थी। कार्तिक ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग पीलापन था। हालांकि उसके चेहरे पर चमकीली मुस्कान ने उसका ध्यान उसकी बीमार दिखने वाली शक्ल से हटा दिया। वह महिला कैंडेस थी जो रेस्तरां के मालिक की पत्नी थी। कैंडेस एलेना से परिचित थी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि एलेना हमेशा अकेले ही खाना खाने आती थी। कैंडेस के उकसाने के बावजूद एलेना ने कभी भी किसी पुरुष के साथ रिश्ते में होने या यहाँ तक कि किसी पुरुष में रुचि दिखाने का संकेत नहीं दिया था। हालांकि आज एलेना का व्यवहार और जिस तरह से उसने कार्तिक को देखा वह हमेशा से अलग था। एक बार प्यार में पड़ी एक युवा महिला होने के नाते कैंडेस के पास युवा रोमांस के नवोदित होने की गहरी नज़र थी। वह मेरा बॉस है, एलेना ने शर्म से बुदबुदाया क्योंकि उसका चेहरा गुलाबी हो गया। आपका बॉस? आप वास्तव में बहुत जवान दिखते हैं, कैंडेस ने आश्चर्य और सम्मान की नज़र से कार्तिक का मूल्यांकन करते हुए कहा। फिर कैंडेस की आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसने एलेना को एक षड्यंत्रकारी आंख मारी। आपको मिलने वाले हर अवसर को पकड़ना याद रखना। मैं आपके मूर्खतापूर्ण बहाने पर विश्वास नहीं कर रही हूँ, उस पलक ने घोषणा कर दी। जिस क्षण कैंडेस ने मेनू ब्राउज करने के लिए कार्तिक और एलेना को अकेला छोड़ा, एलेना ने गंभीरता से कहा, सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगा कि उसकी बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन क्या वह बीमार है? वह काफ़ी पीली दिख रही थी, कार्तिक ने लापरवाही से कहा। उसने मुड़कर अपनी गहरी नज़र एलेना पर टिका दी और बातचीत को कम अजीबोगरीब विषय की ओर मोड़कर उसे सहज करने का फैसला किया। इसके अलावा कार्तिक पहले ही अदिति पर अपना दिल लगा चुका था। उसने विचलित न होने का दृढ़ निश्चय किया था। एक बेपनाह प्यार ही कार्तिक के लिए काफ़ी था। अगर एलेना के मन में भी उसके लिए भावनाएं पैदा होती तो कार्तिक जानता था कि चीज़ें काफ़ी पेचीदा हो जाएंगी। ध्यान लगाओ, कार्तिक ने खुद को याद दिलाया और अदिति को पूरे दिल से पाने और जितनी जल्दी हो सके उसे जीतने का मन बना लिया। एलेना को कार्तिक के जवाब का डर सता रहा था। ये देखकर कि उसने इसे हल्के से टाल दिया और विषय बदल दिया, एलेना ने राहत की सांस ली। इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम लैरी है, लेकिन सभी उन्हें मिस्टर लैंगस्टन कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम कैंडेस है, एलेना ने कार्तिक को बताया। उसे वास्तव में किसी तरह की बीमारी है, लेकिन लैंगस्टन बहुत अमीर नहीं है। उनके पास स्कूल में पढ़ाने के लिए 2 बच्चे भी हैं। जब वे अपने भोजन के आने का इंतजार कर रहे थे तो एलेना ने कुछ संक्षिप्त वाक्यों में कैंडेस और लैरी की मार्मिक प्रेम कहानी का वर्णन किया। लैरी और कैंडेस काम की तलाश में अपने गांव से शहर आए थे। चूंकि वे दोनों अशिक्षित थे, इसलिए लैरी और कैंडेस एक निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम करते थे। साइट चीफ एक बुरा व्यक्ति निकला जिसने अक्सर कैंडेस को परेशान किया था। लैरी के न्याय की मजबूत भावना ने उसे चुप रहने में असमर्थ बना दिया। एक दिन लैरी ने साइट चीफ को बुरी तरह पीटा था। इस मुठभेड़ ने लैरी को सीधे जेल में पहुंचा दिया था। लैरी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का भुगतान करने के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने के लिए कैंडेस को अपने खून के कई पिंड बेचने पड़े थे। लैरी और कैंडेस ने तब विचार विमर्श किया और निष्कर्ष निकाला कि निर्माण कार्य थकाऊ था और इसके लिए कम पैसे मिलते थे। इस प्रकार उन्होंने कुछ वर्षों तक कड़ी मेहनत की और मुश्किल से अपना खुद का घर किराए पर लेने के लिए पर्याप्त कमाई की। जब उन्होंने आखिरकार पर्याप्त बचत कर ली तो लैंगस्टन ने अपने जीवन की बचत अपने रेस्तरां में लगा दी। हालांकि एलेना को कई बार खून चढ़ाने के कारण उसका शरीर हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया था। क्लिनिक या अस्पताल जाना बहुत महंगा था और कैंडेस ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाने पर जोर दिया। इस प्रकार उसे तब से कभी भी किसी तरह का चिकित्सा उपचार नहीं मिला। नियमित संरक्षक के रूप में लैरी और कैंडेस एलेना को एक परिचित चेहरे के रूप में पहचानने लगे थे। ये पता चलने पर कि वह भी गांव से थी, एलेना और लैंगस्टन के बीच तुरंत ही रिश्तेदारी पनप गई। वे स्वाभाविक रूप से उसके साथ अधिक अंतरंग प्रकृति के मामलों पर चर्चा करने में अधिक सहज महसूस करते थे। युवक, एलेना एक प्यारी लड़की है। तुम पहले आदमी हो जिसे वह यहाँ रात के खाने के लिए लाई है। तुम खुश होगे, कैंडेस ने एलेना और कार्तिक की मेज पर उनके ऑर्डर लेकर आते ही कहा। कैंडेस ने कार्तिक को सहमति में सिर हिलाया और उसकी ओर आंख मारी। चूंकि यह इतना खुशी का अवसर है तो यहाँ 2 बोतल बियर मुफ्त में है। अच्छा समय बिताओ। लैरी भी जिज्ञासावश और कार्तिक को स्वीकृति का सिर हिलाने के लिए रसोई से बाहर आया था। उसने अब बियर की बोतलें खुशी खुशी मेज पर रख दी, मानो वह कार्तिक और एलेना की शादी की अध्यक्षता कर रहा हो। सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन ताजगी देने वाली बियर के साथ बहुत अच्छा लगा। हालांकि कार्तिक लैरी और कैंडेस की आंखों में चमकती प्रत्याशा को पढ़ सकता था। हैरान कार्तिक ने खुद को ये सोचते हुए पाया कि वह इस गोली को कैसे शालीनता से चकमा दे सकता है। लैंगस्टोन दयालु लोग हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मुझे यहाँ लाए हैं। क्या आपने अपने डेटिंग जीवन के बारे में उनके सवालों से बचने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी? कार्तिक ने मजाक किया। उसने लैंगस्टोन को एक विनम्र इशारा दिया, फिर अपने मुंह में चिकन का एक टुकड़ा उठाया।
इससे पहले कि वह इसे चख पाता, चिकन की स्वादिष्ट सुगंध पहले से ही उसके मुंह में पानी ला रही थी। एलेना शर्मिंदगी में अपनी प्लेट को घूर रही थी। लैंगस्टोन के उत्सुक मैचमेकिंग प्रयासों ने कार्तिक से एक साधारण रात के खाने का आनंद लेने के उसके मूल इरादे को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। कार्तिक इससे भी मामले में कोई मदद नहीं मिली। एलेना को सहज करने के उसके प्रयास उल्टे पड़ गए और इससे उसकी असहजता और बढ़ गई। हालांकि एलेना की सारी चिंताएं उस समय उसकी भूख के कारण दब गईं। उसके पेट ने धीमी गड़गड़ाहट के साथ गुर्राहट की, जिससे उसे याद आया कि उसे आखिरी बार खाए हुए कई घंटे हो गए हैं। मैं ये सब खत्म नहीं कर सकता। कृपया खा लो, कार्तिक ने खाने के बीच में कहा। वह भी भूखा था और अपनी प्लेट में रखा आधा खाना पहले ही खा चुका था। इस तरह कार्तिक और एलेना ने चुपचाप काफी देर तक खाया, दोनों ने ही अपने पेट को ध्यान से भरा। एलेना ने उस रात के लिए अपने सामान्य अनुशासित आहार को त्याग दिया था और अपने दिल की संतुष्टि के लिए खाया था। जब कार्तिक और एलेना खा रहे थे तो कई बदमाश रेस्तरां में घुस आए थे। उनमें से प्रत्येक के बाल रूखे और सफ़ेद थे और उनकी क्रूर चतुर आंखें लैरी के पास पहुंचने पर रेस्तरां के चारों ओर घूम रही थीं। मैं कहता हूँ, मी लैंगस्टन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप 2 दिन पहले भुगतान कर देंगे? आपने क्यों नहीं किया? उनमें से एक ने नाक से आवाज़ निकालते हुए पूछा। असामान्य आवाज़ और उसकी अनुचित मांग को सुनकर कार्तिक ने अपनी बोतल उठाई और उस दिशा में मुड़ा जहां से आवाज़ आई थी। कार्तिक की नज़र तेजी से उन युवाओं के समूह की सोने की चेन पर पड़ी जो उनके गले में लटकी हुई थी, उनकी फटी हुई जीन्स और उनके मुंह के कोनों से लटकती सिगरेट। उनके नेता की बांह पर बने फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के टैटू ने कार्तिक की नज़र तुरंत खींच ली। मेरे प्यारे साथी, मेरा रेस्तरां अब बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मैं कोई कॉर्पोरेशन नहीं चला रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हें 5,000 प्रति माह देने पड़ें तो हमारे पास खुद का पेट भरने के लिए क्या बचेगा? कार्तिक ने लैरी को विरोध करते हुए सुना। लैरी को स्पष्ट रूप से पता था कि युवाओं का समूह यहाँ क्या करने आया, ये हमारा काम नहीं है। मैं आपको बता दूं, मी लैंगस्टन, अगर यहाँ स्टैलियन की सुरक्षा नहीं होती तो आपको बहुत पहले ही सज़ा मिल गई होती। एक और युवक आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया। वह लैरी को धमकाने के साथ साथ स्टैलियन की चापलूसी करने के लिए भी उत्सुक दिख रहा था। अभी हमें पैसे दो, ये हमारे द्वारा मांगे जा रहे 5,000 से 1 सेंट भी कम नहीं होना चाहिए। यही नियम है और तुम इसे जानते हो। अगर तुम मना करते रहे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मानो या न मानो, मैं इस जगह को नष्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वह गुंडा जिसे स्टैलियन कहा गया था अब प्रकट हुआ। अपने चेहरे पर एक अभिमानी भाव के साथ स्टैलियन ने अपने पीले दांत दिखाए और उसने भी लैरी का सामना किया। स्टैलियन सामने के काउंटर के सामने इतनी बेबाकी से चला गया मानो वह रेस्तरां का मालिक हो। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया जो अभी भी ग्रिल पर पक रहा था और उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि उसने अपनी जीभ लगभग जला ली थी। दर्द से क्षुब्ध होकर स्टैलियन ने अपने हाथ से ग्रिल से बचा हुआ मांस फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने उन पर उग्रता से पैर पटक दिए, जिससे कुचले हुए मांस के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। लैरी ने स्टैलियन की बेशर्मी का यह भद्दा प्रदर्शन असहाय होकर देखा। उसका मन अपने फैनी पैक में रखे पैसों के बारे में सोच रहा था। ये वह पैसा था जिसे लैरी ने कैंडेस के मेडिकल बिलों और घर के दैनिक खर्चों के लिए अलग रखा था। लैरी इन बदमाशों के हाथों में अपना पैसा नहीं दे सकता था। तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से पैसे हैं, तुम बस इसे सौंपने के लिए तैयार नहीं हो। तुम सब इसे उससे ले लो, यह उसके फैनी पैक में है, स्टैलियन ने आदेश दिया, परेशान होकर कि लैरी स्टैलियन को वह सम्मान नहीं दे रहा था जिसका स्टैलियन सोचता था कि वह हकदार है। उसने अपने अनुचरों की ओर हाथ हिलाया, उन्हें आगे बढ़ने और लैरी का पैक छीनने का इशारा किया। मुझ पर दया करो कृपया, मुझे कुछ और दिन दो, कैंडेस ने विनती की। ये पैसा मेरे बच्चों की स्कूल फीस और हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए है। मैं आपसे विनती करती हूँ। स्टैलियन की धमकियों से घबराकर कैंडेस, जो लैरी के बगल में खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसके पीले चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह युवकों से दयनीय रूप से विनती कर रही थी। जैसे ही उसने बात की, कैंडेस स्टैलियन के पास चली गई और अपनी हताशा में उसके सामने घुटने टेक दिए। मैं उनकी ओर से पैसे चुका दूंगी, एक स्पष्ट आवाज़ गूंजी। मिस्टर सिम्पसन, एलेना चिल्लाए। वह बता सकती थी कि ये युवक बदमाश थे। यदि कार्तिक हस्तक्षेप करता तो एलेना उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती थी। रात तेजी से उस शांत रात्रिभोज से दूर होती जा रही थी जिसका एलेना ने इरादा किया था। सब ठीक है, चिंता मत करो, कार्तिक मुड़ा और एलेना को आश्वस्त करने के लिए एक त्वरित मुस्कुराहट दी। कैंडेस, इन लोगों के सामने मत झुको। तुमने अपना पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है और तुम्हें इसे रखना चाहिए। चाहे वे कितनी भी सुरक्षा राशि की मांग कर रहे हों, मुझे तुम्हारी ओर से इसे चुकाने दो। कार्तिक ने कमरे में चलते हुए और धीरे से कैंडेस को उठाने में मदद करते हुए घोषणा की। कैसे? हम तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? कैंडेस लड़खड़ा गई क्योंकि उसने कार्तिक को देखा। फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं? क्या तुम मुझे पैसे दोगी, बूढ़ी औरत? रास्ते से हट जाओ या मैं तुम्हें कर दूंगा।
अधीरता से स्टैलियन ने कैंडेस को एक तरफ धकेल दिया। तो तुम पैसे दोगे, है ना? अपने आप को देखो, तुम्हारे पास तो अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये सही है, हाँ हाँ, अपने आप को देखो। ऐसा मत सोचो कि तुम हमारे स्टालियन को यहाँ बेवकूफ़ बना सकते हो। वह युवक जिसने पहले बोला था अब फिर से बोल उठा। उसने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को अपनी नाक पर चढ़ाया और अनुमोदन के लिए उत्सुकता से स्टालियन की ओर देखा। ठीक है, मैं इन बूढ़ों से 5,000 स्वीकार करने वाला था। चूंकि तुम उनकी मदद कर रहे हो, मैं उदार रहूंगा। अब ये 10,000 होने जा रहा है। क्या तुम सच में अभी भी हस्तक्षेप करना चाहते हो, बदमाश? स्टालियन ने घमंड से घोषणा की। उसने कार्तिक को घूर कर देखा। उसे विश्वास था कि उसकी घोषणा कार्तिक को हरा देगी। लैंगस्टन ईमानदार लोग थे जिन्होंने अपना सारा पैसा अपने घर में लगा दिया था। लैंगस्टन ने अनिच्छा से कार्तिक को लैंगस्टन की ओर से इन बदमाशों से लड़ने देने पर विचार किया होगा। हालांकि उनके लिए उन्हें पैसे की पेशकश करना एक अलग मामला था। ये स्पष्ट रूप से जबरन वसूली है। अरे, ये सुंदरी कहाँ से आ गई? वह हम पर जबरन वसूली का आरोप लगा रही है। तुम आज रात हमारे साथ क्यों नहीं रहती? हम मिस्टर लैंगस्टन को इस महीने के लिए सुरक्षा राशि का भुगतान करने से माफ़ कर देंगे। क्या ये तुम्हें अच्छा समझौता लगता है? स्टेलियन ने एलेना को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक दिखाई दी थी। तुम, एलेना गुस्से से कांपते हुए बोली। मैं उनके साथ एक सेकंड बिताने के बजाय मरना पसंद करूंगी। उसने खुद से कसम खाई। वह मेरी है, मैं तुम्हें उसे कैसे दे सकता हूँ? ये सिर्फ 10,000 है। मैं इसे चुका दूंगा, कार्तिक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और उसने एलेना को अपने पीछे धकेल दिया, उसे अपने शरीर से स्टेलियन की नज़रों से बचा लिया। एलेना के चेहरे पर एक आश्चर्य भरी नज़र तैर गई। हालांकि लैंगस्टोन कार्तिक को स्टेलियन और उसके गिरोह की मांगों का शिकार होते नहीं देख सकते थे। 10,000 अभी भी मुफ्त में देने के लिए एक बड़ी रकम थी। युवक, हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे दिल के हो। ये ठीक है, हम सुरक्षा राशि खुद ही देंगे, कैंडेस ने कार्तिक की दयालुता से प्रभावित होकर कहा। नहीं, मैंने पहले ही हस्तक्षेप किया है, इसलिए मैं भुगतान करूंगा, कार्तिक ने अंतिम स्वर में कहा। तुमने कई बार कहा है कि तुम भुगतान करोगे, लेकिन पैसा कहाँ है? क्या तुम्हें इसे लेने के लिए बैंक में किसी को भेजने की आवश्यकता है? स्टेलियन ने ताना मारा। उसने अपना सिर पीछे फेंका और अपने मजाक पर जोर से हंसा। स्टेलियन, जब तक उसके पास पैसे हैं, मैं उसके साथ बैंक जाऊंगा, स्टेलियन के नौकर ने स्वेच्छा से कहा। उसके समूह के बाकी लोग आगे होने वाली बेइज्जती की आशंका में एक दूसरे को अप्रिय तरीके से देखकर मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक के साधारण पहनावे को देखते हुए स्टेलियन और उसके गिरोह ने तय कर लिया था कि कार्तिक 5,000 की मूल राशि भी नहीं चुका पाएगा और तो और बढ़ी हुई राशि भी नहीं चुका पाएगा। तुम गलत हो, मुझे बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, कार्तिक ने हवा में कहा। उसने भीड़ की उपहास भरी निगाहों का समान रूप से सामना किया, फिर अपनी बाईं जेब में हाथ डाला। क्या तुमने सुना? हाँ, उसने कहा कि उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बदमाश, तुम वाकई कमाल हो। तुम इतनी बेतुकी बात कैसे कह सकते हो? स्टेलियन ने सांस रोककर कहा। उसने अपना हाथ कार्तिक के कंधे पर रखा और उपहास में उसे 2 बार दबाया। स्टेलियन ने कभी किसी और से ऐसी शेखी नहीं सुनी थी। कार्तिक ने जो कपड़े पहने थे उनकी कीमत कुल मिलाकर 100 से भी कम रही होगी। कौन विश्वास कर सकता है कि उसकी जेब में 10,000 अतिरिक्त होंगे? स्टेलियन बेधड़क सामने काउंटर के सामने गया, मानो वह रेस्तरां का मालिक हो। उसने मीट का एक टुकड़ा उठाया जो अभी भी ग्रिल पर उबल रहा था और उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि उसने अपनी जीभ नहीं जलाई। इस बात से क्रोधित होकर स्टेलियन ने बचे हुए मीट को अपने हाथ से ग्रिल से फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने उन पर उग्रता से पैर रखा, जिससे कुचले हुए मीट के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। लॉरी ने असहाय होकर स्टेलियन के दिखावटी दिखावे को देखा। उसका मन अपनी जेब में जमा पैसों के बारे में सोच रहा था। ये वह पैसा था जिसे लॉरी ने कॉन्डोज के मेडिकल बिल और घर के खर्च के लिए अलग रखा था। लॉरी इन बदमाशों के हाथों में अपना पैसा नहीं दे सकता था। तुम लोगों के पास तो साफ तौर पर पैसे हैं, तुम बस इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम सब इसे उससे ले लो, यह उसकी जेब में है, स्टेलियन ने आदेश दिया, ये सोचकर परेशान कि लॉरी स्टेलियन को वह सम्मान नहीं दे रहा है जिसका स्टेलियन सोचता था कि वह हकदार है। उसने अपनी लाकेटियां लहराईं, उन्हें आगे बढ़ने और लॉरी की जेब को सूंघने का इशारा किया। मुझ पर दया करो प्लीज़, मुझे कुछ और पैसे दे दो, कॉन्डोस ने विनती की। ये पैसा मेरे बच्चों की स्कूल फीस और हमारी ज़रूरतों के लिए है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। स्टेलियन की धमकियों से घबराकर कॉन्डोस, जो लॉरी के बगल में खड़ी थी, आगे बढ़ी। आंसू उसके अपने हाथों से बह रहे थे और उसने युवकों से दयनीय ढंग से विनती की। जैसे ही उसने कहा, कॉन्डोस स्टेलियन के पास चली गई और हताश होकर उसके सामने घुटने टेक दिए। मैं उनके नाम पर पैसे दे दूंगी, उसकी आवाज़ जोर से गूंजी। मिस्टर सिम्पसन, एलेनो चिल्लाए।
वह समझ सकती थी कि ये युवक बदमाश हैं। अगर कॉस्पर बीच में आता तो एलेनो उसकी नरमी की गारंटी नहीं दे सकता था। रात एलेनो के इरादे से किए गए शांत रात्रिभोज से कहीं आगे और आगे बढ़ती जा रही थी। सब ठीक है, चिंता मत करो, कॉस्पर मुड़ा और एलेनो को एक त्वरित मुस्कान दी। कॉन्डोज, इन लोगों के आगे मत झुको। तुमने अपना पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। चाहे वे कितने भी सुरक्षा पैसे की मांग कर रहे हों, मुझे इसे तुम्हारी तरफ से देने दो, कॉस्पर ने घोषणा की और कमरे में घुसा और धीरे से कॉन्डोस को खड़ा किया। कैसे? हम तुम्हें ऐसा करने कैसे देंगे? कॉन्डोस ने कॉस्पर की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने अपना सिर मजबूती से हिलाया। क्यों नहीं? क्या तुम मुझे पाओगी, बूढ़ी औरत? बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा। नपुंसकता से स्टोलियन ने कॉन्डोसे को एक तरफ धकेल दिया। वह लड़खड़ाई, फिर जोर से फर्श पर गिर पड़ी। स्टोलियन फिर कॉस्पर के पास गया। तो तुम पाओगी? हो, देखो तुम्हारे पास अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम किस हीरो को धोखा देने की कोशिश कर रही हो? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ठीक है, हो, देखो ऐसा मत सोचो कि तुम हमारे स्टोलियन को बेवकूफ़ बना सकती हो। वह युवक जो पहले बोल रहा था अब बोल पड़ा। उसने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को अपनी नाक पर चढ़ाया और स्टोलियन की ओर गुस्से से देखा। ठीक है, मैं इन बूढ़े लोगों से $5000 लेने जा रहा हूँ। चूंकि तुम उनकी मदद कर रहे हो इसलिए मैं उदार रहूंगा। अब ये $10,000 होने जा रहा है। क्या तुम सच में अब भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो, बदमाश? स्टोलियन ने घमंड से घोषणा की। उसने कॉस्पर को घूरा, उसे विश्वास था कि उसकी घोषणा कॉस्पर को हरा देगी। लॉन्गस्टन ईमानदार लोग थे जिन्होंने अपना सारा पैसा अपने घर में लगा दिया था। लॉन्गस्टन ने अनिच्छा से लॉन्गस्टन की खातिर कॉस्पर को इन रोस्कोल से लड़ने देने पर विचार किया होगा। हालांकि उनके लिए उन्हें पैसे देने का प्रस्ताव पूरी तरह से अलग था। ये स्पष्ट रूप से जबरन वसूली है। एलेनो चिल्लाई और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, इस अन्याय को और आगे देखने में असमर्थ। अरे, ये सुंदरता कहाँ से आए? वह हम पर जबरन वसूली का आरोप लगा रही है। तुम आज रात हमें अपने साथ क्यों नहीं रखते? फिर हम लॉन्गस्टन को इस महीने के लिए अपना संरक्षण धन देने से माफ कर देंगे। क्या ये तुम्हें अच्छा समझौता लगता है? स्टोलियन ने एलेनो को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शिकारी उदासी छा गई। एलेनो क्रोध से कांप उठी। मैं उनके साथ एक सेकंड भी बिताने के बजाय मर जाना पसंद करूंगी। उसने खुद से कसम खाए। वह मेरी है, मैं तुम्हें उसे देने कैसे दूं? ये सिर्फ 10,000 है। मैं इसे दे दूंगा, कॉस्पर ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया और उसने एलेनो को अपने पीछे धकेल दिया। कोंडोस और लॉरी, जो एक दूसरे को मजबूती से जकड़े हुए थे, कॉस्पर की निडरता के समान रूप से ऋणी थे। लॉन्गस्टोन हालांकि यह नहीं देख सके कि कॉस्पर स्टोलियन और उसके गोंद के राक्षसों का शिकार हो गया है। $10,000 अभी भी इतनी बड़ी रकम थी जो मुफ्त में दी जा सकती थी। युवा माँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास अच्छा घर है। ये ठीक है, हम सुरक्षा राशि खुद दे देंगे, कोंडोसे ने कॉस्पर की दयालुता से प्रभावित होकर कहा। नहीं, मैंने पहले ही हस्तक्षेप किया है, इसलिए मैं दे दूंगा, कॉस्पर ने अंतिम स्वर में कहा। तुमने कई बार सोचा था कि तुम दे दोगे, लेकिन पैसा कहाँ है? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं इसे लेने के लिए किसी को तुम्हारे साथ बोनक भेजूं? स्टोलियन ने चिढ़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर झुकाया और अपने मजाक पर जोर से हंसा। स्टोलियन, जब तक उसके पास पैसे हैं मैं उसके साथ बॉन्ड तक जाऊंगा, स्टोलियन के लॉकी ने स्वेच्छा से कहा। उसके समूह के बाकी लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि आगे चलकर अपमान होगा। कॉस्पर की साधारण पोशाक को देखते हुए स्टोलियन ने अपने हाथ में घंटी थाम ली और सोचा कि कॉस्पर 5,000 की मूल राशि देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, और वह राशि तो बहुत दूर की बात है। तुम गलत हो, मुझे बॉन्ड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉस्पर ने हवा में कहा। उसने भीड़ के मजाक उड़ाते हुए लोगों से समान रूप से मुलाकात की, फिर अपनी बाईं जेब में हाथ डाला। क्या तुमने सुना? हो, उसने सोचा कि उसे बॉन्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बदमाश, तुम वाकई कुछ खास हो। तुम कैसे कुछ ऐसा कह सकते हो जो हास्यास्पद हो? स्टोलियन ने घरघराहट की। उसने अपना हाथ कॉस्पर के कंधे पर रखा और उपहास में उसे 2 बार दबाया। स्टोलियन ने कभी किसी और से ऐसा प्रोत्साहन नहीं सुना था। कॉस्पर ने जो कपड़े पहने थे उनकी कीमत कुल मिलाकर 100 से कम रही होगी। कौन सोच सकता है कि उसकी जेब में $10,000 होंगे? स्टैलियन सामने के काउंटर के सामने इतनी बेबाकी से चला गया मानो वह रेस्तरां का मालिक हो। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया जो अभी भी ग्रिल पर उबल रहा था और उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि उसने अपनी जीभ लगभग जला ली। दर्द से क्षुब्ध होकर स्टैलियन ने अपने हाथ से ग्रिल से बचा हुआ मांस फर्श पर फेंक दिया। इसके बाद उसने उन पर उग्रता से पैर पटकना शुरू कर दिया, जिससे मांस के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। इसमें इतना हास्यास्पद क्या है? क्या हम सिर्फ 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं? कार्तिक ने कहा और उसने स्टैलियन की पकड़ से अपना कंधा छुड़ाया।
आखिर स्टैलियन की चिकनी उंगलियां कार्तिक के कपड़े गंदे कर रही थीं। इसके अलावा स्टैलियन की बांह पर फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के टैटू ने कार्तिक को विद्रोह कर दिया। हा, तुम सच में कुछ हो। पैसे निकालो और हमें दिखाओ। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इसके लिए मुझे दोष मत दो कि मैं तुम्हारे साथ आगे क्या करने जा रहा हूं। स्टैलियन ने जोर से हंसते हुए कहा, इतनी जोर से कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हालांकि उस क्षण स्टैलियन रुक गया और अपने गुर्गों को इशारा किया, जो कार्तिक को घेरने के लिए आगे बढ़े। कई युवा पहले से ही अपनी मुट्ठियां लहरा रहे। कार्तिक ने जवाब दिया, हालांकि आपको पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने स्टैलियन की बांह पर फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स टैटू की ओर इशारा किया, फिर स्टैलियन को एक तीक्ष्ण निगाह से देखा। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? ये फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लोगो है। केवल मेरे जैसे इसमें महत्वपूर्ण स्थिति वाले व्यक्ति के पास ही यह होगा। आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? स्टैलियन ने गर्व से कहा, क्योंकि उसने टैटू दिखाने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। हालांकि संदेह का एक भाव जल्द ही स्टैलियन के चेहरे पर आ गया। कुछ खास नहीं। टायसन नाम के एक और व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसके हाथ पर एक समान टैटू है। क्या आप उसे जानते हैं? कार्तिक ने पूछा। वह मेरा भाई है। रुको, क्या आप भुगतान करने जा रहे हैं या नहीं? ये सब अचानक सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुम्हें पीटूंगा, स्टैलियन ने आक्रामक तरीके से चिल्लाया। उसे यकीन था कि कार्तिक केवल उन्हें वर्तमान स्थिति से विचलित करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार स्टैलियन ने सोचा कि उन्होंने रेस्तरां में बहुत समय बर्बाद कर दिया है। उसे बहुत पहले ही अपनी गलत कमाई के साथ नाइट क्लब में पार्टी करनी चाहिए थी। टायसन वास्तव में स्टैलियन का केवल एक परिचित था। हालांकि स्टैलियन को संरक्षण राशि के संग्रह की सुविधा के लिए टायसन और फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डरावना नाम उधार लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। स्टैलियन, इतना बदमाशी करना बंद करो। भले ही तुम्हारे पिता इस क्षेत्र के बॉस हों, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करने की कोशिश में यहाँ घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टीव ने हमें पहले ही बता दिया था कि वह हमारे स्टॉल से प्रोटेक्शन मनी नहीं वसूलेगा, लैरी ने कहा। बड़े होते हुए स्टैलियन ने अपने पिता से फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रभुत्व के बारे में सुना था। यहाँ तक कि स्टीव खुद भी उस गिरोह के अधीन रहने से मुक्त नहीं था। इस प्रकार स्टैलियन ने अपने क्षेत्र के व्यवसाय मालिकों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने के लिए फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम का उदारतापूर्वक उपयोग किया था। अपने पिता का जिक्र आते ही स्टैलियन के चेहरे पर तुरंत ही गरज के साथ बिजली चमकने लगी। उसने लैरी को घूरते हुए कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता का नाम लेने से मैं 2 बार सोचूंगा? मैं जैसे चाहूं वैसे ही सुरक्षा राशि वसूल लूंगा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और लैरी के सिर पर जोर से फेंकी। हालांकि स्टैलियन की मुट्ठी अपने इच्छित लक्ष्य पर पड़ती, इससे पहले ही कार्तिक ने स्टैलियन की बांह को लोहे की मुट्ठी से जकड़ लिया था। स्टैलियन ने जितना भी प्रयास किया, वह खुद को छुड़ाने में असमर्थ पाया। क्या तुम पैसे नहीं मांग रहे थे? हिंसा का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? कार्तिक ने पूछा। उसने स्टैलियन की बांह को दूर फेंक दिया और उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ये लो, पैसे लो और चले जाओ। जैसे ही उसने कहा, कार्तिक ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और स्टैलियन की ओर उछाला। ये सोचकर कि यह एक मूल्यवान वस्तु है, स्टैलियन आगे बढ़ा और उत्साह से उसे पकड़ लिया। हालांकि उसका चेहरा क्रोध से बैंगनी हो गया जब उसने देखा कि यह एक ही सिक्का था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारे बाकी हिस्से, स्टैलियन ने गुस्से में कहा। हालांकि इससे पहले कि स्टैलियन अपना बाकी आदेश जारी कर पाता, उसने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर हवा में उछाला जा रहा है। लगभग उसी समय स्टैलियन के पेट में दर्द का एक विस्फोट हुआ। कुछ क्षण बाद स्टैलियन एक सुस्त धमाके के साथ सड़कों के किनारे कचरे के ढेर में आ गिरा। स्टैलियन रसोई से सड़ते हुए कचरे में भीग रहा था, जिसे दिन भर वहां फेंका गया था। मुझे पाखंडियों से सबसे ज्यादा नफरत है, कार्तिक ने रेस्तरां के अंदर खुद से कहा। उसने अपने हाथों को झाड़ा और उन्हें ध्यान से देखा, जैसे कि स्टैलियन के साथ उस संक्षिप्त संपर्क ने उन्हें गंदा कर दिया हो। स्टैलियन की नाक से खून बह रहा था और कचरे की बदबू से उसका जी मिचलाने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टैलियन पर हाथ उठाने की? तुम मुसीबत को बुलावा दे रहे हो। जब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है, युवकों के समूह में हड़कंप मच गया। आवेग में वे आगे बढ़े और कार्तिक के शांत चेहरे पर अपनी मुट्ठियां लहराने लगे। सावधान मिस्टर सिम्पसन, एलेना चीखी जब उसने देखा कि युवक तेजी से कार्तिक को घेर रहे हैं। हालांकि कार्तिक ने युवकों को आलस से देखा और उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही एक ही लात झटके से अलग कर दिया। मुश्किल से 2 मिनट बीते होंगे कि पूरा समूह फर्श पर लौटने लगा, अपनी कमर पकड़ ली और पीड़ा से कराहने लगा। बाहर निकलो, हाँ हाँ। युवा लड़खड़ाते हुए जमीन से उठे और रेस्तरां से भाग निकले। जब वे स्टैलियन के पास से गुजरे, जो अभी भी कूड़े के ढेर में लेटा हुआ था, तो उन्होंने उसे बेतहाशा खींचकर अपने पैरों पर खड़ा किया और स्टैलियन को अपने साथ ले गए। तुम बदमाश, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। मैं इस मामले को कभी शांत नहीं होने दूंगा। चलो।
स्टेलियन ने कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा और लड़खड़ाते हुए भाग गया। हालांकि निजी तौर पर स्टेलियन ने खुद से कसम खाई कि वह कार्तिक के साथ फिर कभी नहीं मिलेगा। लैरी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे स्टेलियन को देखने का सौभाग्य मिलेगा, वह घमंडी जानवर लैरी के अपने रेस्तरां में अपमानित होता हुआ। यह एक बेहद संतोषजनक एहसास था। एलेना, तुम्हें अपने प्रेमी को जल्दी से यहाँ से ले जाना चाहिए। स्टेलियन बदला लेने के लिए अपने पिता को वापस जरूर लाएगा, लैरी ने चिंतित होकर कहा। वह गरीबी को सहन कर सकता था, लेकिन लैंगस्टन के कारण कार्तिक और एलेना को दुखी होते हुए नहीं देख सकता था। मिस्टर सिम्पसन, स्टेलियन वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वह अपना गुस्सा मिस्टर लैंगस्टन पर निकालेगा। बदला लेने के नाम पर यह विचार अचानक एलेना के दिमाग में आया। उसने कार्तिक से लैंगस्टन की ओर उत्सुकता से देखा। कौन इतना हास्यास्पद विचार रखता है? क्या हम सिर्फ 10,000 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? कॉस्पर ने कहा कि उसने स्टोलियन की पकड़ से अपना कंधा छुड़ा लिया। आखिरकार स्टोलियन की चिपचिपी उंगलियां कॉस्पर के कपड़ों को गंदा कर रही थीं। इसके अलावा स्टोलियन के वस्त्र पर फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के टैटू ने कॉस्पर को विद्रोह कर दिया। हो, तुम वाकई कमाल हो। पैसे निकालो और हमें दिखाओ फिर। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझे दोष मत दो कि मैं तुम्हारे साथ आगे क्या करने जा रहा हूं। स्टोलियन ने जोर से हंसते हुए कहा कि उसके बल पर बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन उसी समय स्टोलियन ने रुककर अपनी लाकेटियां लहराईं, जो कॉस्पर को घेरने के लिए आगे बढ़े। कई युवा अपनी मुठ्ठियां पहले से ही तैयार कर रहे थे। कॉस्पर की विफलता का पहला संकेत मिलते ही उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। चिंता मत करो, मैं हर पैसा चुकाऊंगा। हालांकि आपको पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, कॉस्पर ने जवाब दिया। उसने स्टोलियन के कवच पर फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर इशारा किया, फिर स्टोलियन को एक तीखे गोल से ठीक किया। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? ये फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लोगो है। केवल मेरे जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही इसे धारण कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? स्टोलियन ने गर्व से घोषणा की कि उसने टैटू दिखाने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर कर ली है। हालांकि जल्द ही स्टोलियन के चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। कुछ खास नहीं, मेरे एक और परिचित ने टायसन को अपने ओम पर इसी तरह का टैटू दिखाया है। क्या आप उसे जानते हैं? कॉस्पर ने पूछा। वह मेरा भाई है। देखो, तुम उठोगे या नहीं? अचानक पूछे गए इन सभी सवालों के पीछे कौन है? मैं तुम्हें हरा दूंगा, स्टोलियन ने आक्रामक तरीके से चिल्लाया। उसे यकीन था कि कॉस्पर केवल उन्हें वर्तमान स्थिति से विचलित करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार स्टोलियन ने सोचा कि उन्होंने रेस्तरां में बहुत समय बर्बाद कर दिया है। उसे बहुत पहले ही अपनी गलत तरीके से कमाई गई चीज़ों के साथ नाइट क्लब में चले जाना चाहिए था। टायसन वास्तव में स्टोलियन के ठीक बगल में था। हालांकि स्टोलियन ने सुरक्षा राशि के अपने संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए टायसन और फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भयंकर नाम को उधार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टोलियन, इतना बदमाशी करना बंद करो। भले ही तुम्हारे पिता इस ओरियो के बॉस हों, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करने के लिए यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टीव ने हमें पहले ही बता दिया था कि वह हमारे स्टॉल से सुरक्षा राशि नहीं वसूलेगा, लॉरी ने कहा। बड़े होते हुए स्टोलियन ने अपने पिता से फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रभुत्व के बारे में सुना था। यहाँ तक कि स्टीव खुद भी थॉट गोन का पालन करने से मुक्त नहीं था। स्टोलियन ने इस तरह से अपने ओरियो में व्यापार मालिकों से सुरक्षा राशि वसूलने के लिए फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम का खुलकर इस्तेमाल किया। अपने पिता के जिक्र पर स्टोलियन की सेना तुरंत गरज उठी। उसने लॉरी को घूरते हुए चिल्लाया, बूढ़े माँ, क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डॉड का नाम लाने से मैं दोबारा सोचूंगा? मैं सुरक्षा राशि जमा करूंगा, वैसे भी जैसे मैं नहीं करूंगा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और जोर से लॉरी के सिर पर फेंक दी। हालांकि स्टोलियन की मुट्ठी अपने इच्छित लक्ष्य पर टिक पाती, इससे पहले ही कॉस्पर ने स्टोलियन के अग्रभाग को लोहे की मुट्ठी से जकड़ लिया। वह जितना भी प्रयास करता, स्टोलियन खुद को तोड़ने में असमर्थ पाता। क्या तुम पैसे नहीं मांग रहे थे? हिंसा का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? कॉस्पर ने विरोध किया। उसने स्टोलियन का अंगूठा फेंका और उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। यहाँ, पैसे लो और दफा हो जाओ। ये सोचकर कि यह एक बहुत बड़ी वस्तु है, स्टोलियन आगे बढ़ा और उत्साह से उसे पकड़ लिया। हालांकि जब उसने सोचा कि यह एक सिक्का है, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? तुम्हारे बाकी लोग, स्टोलियन ने बेहोश होकर कहा। हालांकि स्टोलियन के बाकी शब्द बोलने से पहले उसने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर पानी में धकेला जा रहा है। लगभग कुछ ही समय में स्टोलियन के पेट में एक बिंदु फट गया। कुछ ही क्षणों में स्टोलियन एक धीमी आवाज के साथ सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर में गिर गया। स्टोलियन रसोई से सड़े हुए कचरे में भीग रहा था, जिसे दिन के दौरान वहां फेंक दिया गया था। मुझे सबसे ज्यादा पाखंडी लोग पसंद हैं, कॉस्पर ने रेस्तरां के अंदर खुद से कहा। उसने अपने हाथों को झाड़कर गौर से देखा, मानो स्टोलियन के साथ संक्षिप्त संपर्क ने उन्हें गंदा कर दिया हो।
स्तब्ध उपस्थित लोगों में सबसे पहले होश में आने वाला स्टोलियन था। स्टोलियन की नाक से खून बह रहा था और कचरे की बदबू से उसे मतली आ रही थी। तुम स्टोलियन पर कैसे हंस रहे हो? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ, तो युवाओं के समूह ने खुद को उन्माद में झोंक दिया। आवेग में वे आगे बढ़े और कॉस्पर के शांत बल पर अपनी बंद मुट्ठियां तान दीं। सावधान रहो मिस्टर सिम्पसन, एलेनोर चिल्लाई जब उसने देखा कि युवा कॉस्पर के चारों ओर भीड़ लगा रहे हैं। हालांकि कॉस्पर ने युवाओं को लापरवाही से देखा और उन्हें एक ही लात या घूंसे से अलग कर दिया, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया करने का अवसर पाते। 2 मिनट के भीतर ही पूरा समूह फर्श पर लौटने लगा, अपनी कमर को पकड़कर और सरासर घृणा से कराहने लगा। बाहर निकलो और स्टोलियन को अपने साथ ले जाओ। मुझे अपना खाना शांति से खाने दो। कॉस्पर ने अपने पराजित विरोधियों को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, युवा लोग जमीन से उठे और रेस्तरां से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने स्टोलियन को पकड़ा, जो अभी भी कूड़ेदान पर टिका हुआ था, उन्होंने उसे सामने से खींचकर अपने पैरों पर खड़ा किया और स्टोलियन को अपने साथ घसीट लिया। तुम बदमाश, बेहतर होगा कि तुम बाहर निकलो। मैं इस मां को कभी आराम नहीं करने दूंगा। चलो, स्टोलियन ने कर्कश आवाज में चिल्लाया और लड़खड़ा गया। हालांकि गुप्त रूप से स्टोलियन ने खुद से कसम खाई थी कि वह कॉस्पर के साथ कभी भी युद्ध नहीं करेगा। लॉरी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे स्टोलियन को देखने का सौभाग्य मिलेगा, जो एक क्रूर और क्रूर व्यक्ति है, लॉरी के अपने ही रेस्तरां में अपमानित होता है। यह एक बेहद संतोषजनक एहसास था। एलिनो, तुम्हें अपने प्रेमी को यहाँ से जल्दी निकाल देना चाहिए। स्टोलियन बदला लेने के लिए अपने पिता को जरूर साथ लाएगा, लॉरी ने चिंतित होकर कहा। वह गरीबी को सहन कर सकता था, लेकिन लॉन्गस्टोन के कारण कॉस्पर और एलिनो को चोट खाते हुए नहीं देख सकता था। मिस्टर सिम्पसन, स्टोलियन लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वह मिस्टर लॉन्गस्टोन पर अपना गुस्सा निकालेगा। बदला लेने का जिक्र आते ही एलेनो के दिमाग में अचानक ये विचार आया। वह उत्सुकता से कॉस्पर से लॉन्गस्टोन की ओर देखने लगी। इसमें इतनी हास्यास्पद बात क्या है? क्या हम सिर्फ 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं? कार्तिक ने कहा और अपना कंधा स्टैलियन की पकड़ से छुड़ाया। आखिरकार स्टैलियन की चिकनी उंगलियां कार्तिक के कपड़ों को गंदा कर रही थीं। क्या तुम मुझे उनकी मदद करने के लिए कह रहे हो? कार्तिक ने लैंगस्टोन की तरफ देखा, फिर उन्हें एक धूर्त मुस्कान दी। वह एलेना के कान के पास झुका और मोहक ढंग से फुसफुसाया, तो फिर तुम मुझे क्या इनाम दोगी? एलेना वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहों के सामने बुरी तरह से शर्मा गई। वह थोड़ा लड़खड़ा गई। उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ और रात का खाना खिलाऊंगी, ठीक है? उसने कार्तिक की आंखों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की, जो उसे गौर से देख रही थीं। उसकी पैनी निगाहों से ऐसा लग रहा था मानो कार्तिक एलेना की आत्मा में झांक रहा हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि एलेना को लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। बुरा नहीं है, ठीक है, कार्तिक ने एलेना के प्यारे शर्मीले चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वह रेस्तरां के दरवाजे पर गया और स्टैलियन के जाने वाले चेहरे पर चिल्लाया, स्टैलियन, यहाँ वापस आओ। स्टैलियन ने एक सेकंड भी ज्यादा रुकने का इरादा नहीं किया था जितना वह कर सकता था। हालांकि गिरने के दौरान उसके पैर में चोट लग गई थी। हालांकि वह अपने अनुचरों के सहारे जितनी तेजी से हो सकता था लंगड़ा कर भाग रहा था, स्टैलियन इतनी जल्दी आंखों से ओझल नहीं हो पाया था। कार्तिक को अपना नाम पुकारते सुनकर स्टैलियन की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। उसके घुटने मुड़ गए और स्टैलियन पूरी तरह से जमीन पर गिर जाता अगर उसके अनुचर दोनों तरफ से उसका सहारा नहीं होते। दुखी होकर स्टैलियन के पास पीछे मुड़ने और एक बार फिर अपने सबसे बुरे सपने का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, क्या तुमने मुझे फ़ोन किया? मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, स्टैलियन ने कार्तिक के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। स्टैलियन की मजबूरी भरी मुस्कुराहट लगभग एक विकृत चेहरे जैसी थी। अंदर ही अंदर स्टैलियन डर गया था कि कार्तिक थोड़ी सी भी अशिष्टता के लिए उसे दोषी ठहराएगा। कार्तिक की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करने और उससे टूटे हुए व्यक्ति के रूप में बाहर आने के बाद स्टैलियन दूसरी बार इसका स्वाद लेने के लिए तैयार नहीं था। अरे, तुम इतने आज्ञाकारी कब से हो गए? क्या तुम अभी थोड़ी देर पहले हम सबके सामने शेखी नहीं बघार रहे थे? मैंने सुना है कि तुम मुझसे बदला लेने की योजना बना रहे थे, कार्तिक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। कार्तिक की नज़र में स्टैलियन एक कमजोर व्यक्ति था जो कार्तिक के विचार के बिल्कुल भी योग्य नहीं था। इस प्रकार कार्तिक ने स्टैलियन के मन में एक स्थायी डर पैदा करने का फैसला किया था ताकि वह कार्तिक की अनुपस्थिति में और अधिक परेशानी पैदा न कर सके। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। कोई मुझे बदनाम करने के लिए बाहर होगा। स्टैलियन ने घबराकर जल्दी से इनकार किया। उसके घुटने पहले से ही डर से आपस में टकरा रहे थे। तो फिर भूल जाओ, चलो एक समझौते पर आते हैं। दुकानों की इस पूरी कतार से सुरक्षा राशि इकट्ठा करना बंद करो। तुम इस बारे में क्या कहते हो? कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और स्टैलियन से हल्के से पूछा। कार्तिक जानता था कि वह लैरी को जो मदद कर सकता था वह सीमित थी।
आखिरकार उसके पास लैंगस्टन को अपने संरक्षण में लेने की न तो क्षमता थी और न ही दायित्व। हालांकि कार्तिक को इस बात से तसल्ली थी कि उसने कम से कम लैंगस्टन को भारी सुरक्षा राशि से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, ठीक है। स्टेलियन ने घबराहट में सिर हिलाया। वह अभी भी कार्तिक से जितनी जल्दी हो सके भागने पर आमादा था। इसके अलावा कचरे की सड़ांध अभी भी स्टेलियन पर लटकी हुई थी, जिससे उसे उबकाई आ रही थी। बुरा नहीं है, कार्तिक ने कहा। उसने कुछ देर सोचा, फिर आदेश दिया, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनके पास ले चलो। लैरी ने जो कुछ पहले कहा था, उससे कार्तिक ने अनुमान लगाया कि स्टेलियन के पिता स्टीव का फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पहले भी झगड़ा हुआ होगा। एक साझा दुश्मन के साथ कार्तिक का मानना था कि वह स्टीव को सहयोगी बना सकता है। स्टीव से मिलकर कार्तिक फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने अंतिम विनाश की नींव रख रहा था। क्या तुम मेरे पिताजी से मिलना चाहते हो? स्टेलियन ने अविश्वसनीय रूप से कार्तिक को देखते हुए पूछा। स्टेलियन ने प्रतिबिंबित किया कि कार्तिक अपने अथक शिकार में वास्तव में एक शैतान था। वह जानता था कि फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसके पिता के साथ कितनी बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया था। यदि वह कार्तिक को स्टीव से मिलने के लिए लाता तो स्टेलियन को डर था कि वह केवल अपने घर में बुराई को आमंत्रित करेगा। स्टेलियन के चेहरे पर अनिच्छा को पढ़ते हुए कार्तिक ने चुनौती दी, क्या तुम मुझे उससे मिलने नहीं देना चाहते? क्या तुम बाहर उस कूड़े के ढेर में पुनर्विचार करना चाहोगे? अपनी पिछली दुर्दशा की इस याद पर स्टेलियन ने कुछ बार सहज रूप से उबकाई ली। घबराहट से कांपते हुए स्टेलियन ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। क्या मैं पहले नहा सकता हूं और अपने कपड़े बदल सकता हूं? इस शर्मनाक तरीके से अपने पिता से मिलने के विचार ने स्टेलियन को आंसुओं में डुबो दिया। वह अब लगभग अपने घुटनों पर था, कार्तिक से उसके लिए थोड़ी गरिमा छोड़ने की भीख मांग रहा था। आखिरकार स्टेलियन की सभी शेखी बघारने और शेखी बघारने के बावजूद स्टीड हमेशा से ही वह व्यक्ति था जिसे स्टेलियन सबसे ज्यादा प्रभावित करना चाहता था। संरक्षण राशि इकट्ठा करने के स्टेलियन के उद्यम को अपने पिता के सामने अपनी क्षमता साबित करने की इच्छा से प्रेरित किया गया था। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि यह उसके अंतिम पतन का कारण बनेगा। तो फिर आगे बढ़ो, कार्तिक ने कहा। उसका लहजा उत्साहजनक था, लेकिन उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर रही थी। वह बगीचे की नली के पास गया जो सिंक के बगल में कुंडलित पड़ी थी और उसे उठाया। जाओ और कचरे के पास खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें खुद धो दूंगा। ये गर्मियों की एक गर्म रात थी और कोई भी सर्दी लगने की चिंता किए बिना सुरक्षित रूप से बाहर स्नान कर सकता था। कार्तिक द्वारा पानी से नहाए जाने के अपमानजनक विचार और खुद को अपनी बदबू से छुटकारा पाने की इच्छा के बीच स्टेलियन फंस गया था। अंत में गंध को और अधिक सहन करने में असमर्थ स्टेलियन कार्तिक के पास भाग गया और शौव में चला गया। कार्तिक द्वारा स्टेलियन को पानी से नहलाने के बाद वह शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए एलेना की ओर मुड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत बुरा किया है ना। भविष्य में मुझे एक अच्छा खाना खिलाना याद रखना। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, एलेना ने आंखें घुमाते हुए कहा। ये सच है, तुम मेरे साथ इस बदमाश के पिता से मिलने क्यों नहीं आती? या तुम बहुत डरी हुई हो? कार्तिक ने पलटकर जवाब दिया। एलेना एक पल के लिए झिझकी, फिर बहादुरी से जवाब दिया, अगर तुम मुझसे मिल रही हो तो मैं भी चलूंगी। डरने की क्या बात है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ जाल में नहीं फंसाऊंगा। हम बस स्टीव के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं, कार्तिक ने एलेना के अनिश्चित भाव पर हंसते हुए कहा। उसे एलेना की भोली भाली बातें बहुत अच्छी लगीं। कार्तिक और एलेना ने आभारी लैंगस्टोन को अलविदा कहने के बाद एक टैक्सी में सवार होकर सैंड्स प्रोजेक्ट की ओर चल पड़े। कार्तिक ने सैंड्स प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी सुना था। फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोजेक्ट मरीन लक्सवर्ल्ड के उदय से पहले सैंड्स प्रोजेक्ट की बिक्री बहुत अच्छी चल रही थी। अब हालांकि सैंड्स प्रोजेक्ट अपने पुराने रूप की छाया मात्र रह गया था। जिस क्षण कार्तिक टैक्सी से बाहर निकला, स्टेलियन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। मिस्टर सिम्पसन, मेरे पिताजी यहाँ बॉस हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया प्रोटेक्शन मनी के लिए मुझे पीटने की बात का जिक्र न करें। मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, स्टेलियन ने विनती की। मैं इसका जिक्र क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं तुम्हारे पापा को बता दूं तो क्या वे तुम्हारी तरफ से बदला नहीं ले पाएंगे? कार्तिक ने संरक्षणात्मक भाव से पूछा। उसने एलेना और खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, हम सिर्फ दो ही हैं। अगर तुम्हारे पापा हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम भाग नहीं पाएंगे। तब तुम हमसे बदला ले पाओगे। कार्तिक के आत्मविश्वास ने एलेना को व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कार्तिक, तुम बॉस हो, ठीक है। अगर पापा को पता चल गया तो वे मेरा बदला नहीं लेंगे। वे तुमसे मुझे कुछ और बार मारने के लिए कहेंगे। मैं अब तुम्हारा विरोध नहीं करना चाहता। मुझ पर दया करो कार्तिक। मैं वादा करता हूं कि मैं वहां फिर कभी सुरक्षा राशि नहीं लूंगा, स्टेलियन ने हाथ मलते हुए कहा। स्टेलियन अपने पिता के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। अपने मन में वह कार्तिक की दया पर रहना ज्यादा पसंद करता था, बजाय इसके कि स्टीव को पता चले कि स्टेलियन को इस तरह से अपमानित किया गया था।
इसके अलावा फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से स्टीव के लिए एक दुखती रग रहा था। अगर कार्तिक स्टेलियन के टैटू को उजागर करता तो ये स्टीव को और भी परेशान कर देता। सैंड्स प्रोजेक्ट हाल ही में मरीन लक्सवर्ल्ड से पिछड़ रहा था। सैंड्स प्रोजेक्ट की विफलता ने स्टीव पर वित्तीय तनाव डाला। इसके अलावा फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लगातार उत्पीड़न ने भी उसे और अधिक परेशान कर दिया। स्टेलियन अचानक चमक उठा। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी बांह पर फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को जोर से रगड़ा। कार्तिक और एलेना को आश्चर्य हुआ। स्टेलियन की बांह पर टैटू धीरे धीरे स्याही के एक अविभाज्य पैच में धुंधला हो गया। तो यह असली टैटू नहीं है, कार्तिक ने आश्चर्य जताया। बॉस, ये टैटू बनाने का एक नया तरीका है। स्याही सिर्फ मेरी त्वचा की सतह पर ही लगाई जाती है, इसलिए मैं इसे आसानी से हटा सकता हूँ। कार्तिक और एलेना के चेहरों पर आश्चर्य के भाव देखकर स्टेलियन ने समझाया। तुम चतुर बदमाश हो, तो क्या तुम अपनी सारी गलतियों का श्रेय फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं दे रहे हो? कार्तिक जोर से हंसा। उसने स्टेलियन जैसे आवेगी, लापरवाह युवक से ऐसी चालाकी की उम्मीद नहीं की थी। हे बॉस, मैं किसी भी हालत में उनकी परेशानियों में इजाफा नहीं कर रहा हूँ। ये वही है जो फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाल ही में कर रहा है। उन्होंने बड़े होटलों, व्यवसायों और परियोजनाओं में हस्तक्षेप किया है। इसके अलावा वे हर किसी से सुरक्षा राशि वसूलते हैं। जो कोई भी मना करता है उसे तुरंत कुचल दिया जाता है, स्टेलियन ने उन्हें बताया। ये फिर से कहो। वैसे मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, कार्तिक ने फिर से कहा। स्टेलियन के जवाब का इंतजार करते हुए कार्तिक सैंड्स प्रोजेक्ट के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। स्टेलियन ने कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक ने प्रशंसा में कहा, फिर अपने दांत पीस लिए। तुम पहले से ही मेरे दिल में बॉस हो। मैंने तुम्हारे साथ जाने का मन बना लिया है, उसने कसम खाए। अपनी सीमित बुद्धि के साथ भी स्टेलियन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कार्तिक एक असाधारण व्यक्ति था। भयानक कौशल और अविश्वसनीय ताकत से लैस अपने शानदार दिमाग के साथ कार्तिक एक महान अधिकार वाला व्यक्ति बनने के लिए तैयार था। स्टीव के सभी संपर्कों को बड़े होते हुए देखने के बाद स्टेलियन सहज रूप से बता सकता था कि कार्तिक उन सभी से कहीं श्रेष्ठ था जिन्हें उसने कभी देखा था। कार्तिक द्वारा उसे पीटने के लिए कटुता से नाराज होने के बजाय स्टेलियन ने कार्तिक के लिए गहरा सम्मान और विस्मय विकसित किया था। इस प्रकार स्टेलियन ने अपने मरते दम तक कार्तिक का पीछा करने की ठानी। अगर कार्तिक को पता होता कि स्टेलियन का ऐसा संकल्प है, क्या तुम मुझ पर हावी होने और मेरा हाथ मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सैंड्स प्रोजेक्ट को मुझसे छीन पाओगे? तुम मुझे 5 लाख देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये सैंड्स प्रोजेक्ट की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ही तीनों स्टीव के कार्यालय की ओर जाने वाले गलियारे में मुड़े, उन्होंने पहले से ही स्टीव को गुस्से से चिल्लाते हुए सुना, जो जाहिर तौर पर फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गुंडों का एक समूह था। स्टीव, सैंड्स प्रोजेक्ट अब किसी काम का नहीं रहा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम में से इतने सारे लोग तुमसे मिलने आए। सैंड्स प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख एक उदार प्रस्ताव है, एक अपरिचित प्रभावशाली आवाज गूंजी। ट्रिस्टन, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें वह बनने के लिए प्रशिक्षित किया जो तुम आज हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कृतघ्न होगे कि तुम उस हाथ को काट दोगे जिसने तुम्हें खिलाया, स्टीव ने कहा। उसका चेहरा जानलेवा क्रोध से लाल हो गया था। ट्रिस्टन एक बेघर युवक था जो सड़कों पर बेकार घूम रहा था जब स्टीव ने उसे पाया। स्टीव ने उसे पालने, प्रशिक्षित करने और सिखाने में कई साल बिताए थे। ट्रिस्टन में उतना ही दिल लगाया था जितना कि वह स्टीव का अपना था। कई मौक़ों पर जब स्टीव किसी और काम में व्यस्त था, ट्रिस्टन ने सैंड्स प्रोजेक्ट को मजबूती से संभाला था, यहाँ तक कि उसे जबरदस्त विकास की ओर भी ले गया था। जब स्टीव को सैंड्स प्रोजेक्ट में ड्रग से जुड़ी गतिविधियों का पता चला तो चीजें गड़बड़ा गईं। आगे की जांच करने पर स्टीव ने ड्रग तस्करी के संचालन के एक बड़े नेटवर्क का पता लगाया था, जिसमें ट्रिस्टन ने न केवल मदद की थी बल्कि इसमें शामिल भी था। सैंड्स प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य इसे होरिंगटन के सबसे सुरक्षित विकास के रूप में स्थापित करना था। हालांकि ट्रिस्टन के अपराधों ने स्टीव के जीवन के काम को उलट दिया था। स्टीव ने तुरंत ट्रिस्टन को डांटा था और जोर देकर कहा था कि वह सभी ड्रग तस्करी गतिविधियों को बंद कर दे। हालांकि ट्रिस्टन ने इनकार कर दिया था। वह परिचालन से होने वाले अपार मुनाफे को छोड़ने में असमर्थ था, जिसका एक बड़ा हिस्सा उसे मिल रहा था। सैंड्स प्रोजेक्ट की अखंडता से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होने के कारण स्टीव ने ट्रिस्टन को पूरी तरह से प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। नाराज होकर ट्रिस्टन फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल हो गया था और बदला लेने के लिए सैंड्स प्रोजेक्ट को नष्ट करने के लिए वापस आया था। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं अपने पिता के प्रति ट्रिस्टन के खुलेआम अनादर को देखते हुए स्टेलियन बिना किसी दूसरे विचार के अपनी आंखों में आग लगाते हुए कार्यालय में घुसने की कगार पर था। सौभाग्य से कार्तिक ने स्टेलियन का कॉलर पकड़ लिया था और उसे मजबूती से पीछे खींच लिया था। रुको, कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। स्टेलियन मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पाया।
उसने सैंड्स प्रोजेक्ट के पतन के लिए पूरी तरह से ट्रिस्टन को दोषी ठहराया और इस बात से क्रोधित था कि ट्रिस्टन ने स्टीड से सैंड्स प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने का विचार प्रस्तावित करने की हिम्मत की। जाओ और मुझे जितना चाहो डांटो। भविष्य में ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम मौके होंगे। तुम कमीने, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि सैंड्स प्रोजेक्ट को कोई सफलता भी मिलती? ये सब मेरे श्रेय का है। 5 लाख एक उदार प्रस्ताव है। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो हम इसे रखने में खुश होंगे, ट्रिस्टन ने व्यंग्य करते हुए कहा। अपने उपकारकर्ता की ओर देखते हुए उसकी नज़र में पूरी तरह से अवमानना थी। उसने सोचा कि स्टीड सैंड्स प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण विकास को प्रबंधित करने और यहाँ तक कि उसका स्वामित्व रखने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। ट्रिस्टन के मन में सैंड्स प्रोजेक्ट उसका था। स्टीड की अयोग्यता को देखते हुए 5 लाख पहले से ही बेतुकेपन की कगार पर थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां कानून लागू हैं। जब तक मैं ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता हूं, तब तक सैंड्स प्रोजेक्ट पर अपने गंदे हाथ रखने के बारे में सोचना भी मत। स्टीव ने फुसफुसाया। उसका चेहरा चादर की तरह सफ़ेद हो गया था और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। क्या ऐसा है? ट्रिस्टन ने उपहास किया। मेरी राय में स्टीड एक दयनीय दुष्ट है और उसका बेटा तो और भी बेकार है। वे सैंड्स प्रोजेक्ट को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते। सैंड्स प्रोजेक्ट एक बहुत ही व्यस्त रणनीतिक जगह पर स्थित था। इसमें कोई शक नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। यही वजह थी कि ट्रिस्टन इसे अपने हाथ में लेने में दिलचस्पी रखता था, अन्यथा वह इस पर इतनी मेहनत नहीं करता। ट्रिस्टन की बातें सुनकर स्टीव ने जोर से हंसी उड़ाई। ट्रिस्टन एक कृतघ्न के अलावा कुछ नहीं है। तुम इसे मुझे क्यों नहीं देते? क्या इसलिए कि तुम इसे अपने निकम्मे बेटे को देना चाहते हो? ट्रिस्टन ने तिरस्कार में अपने होंठ सिकुड़े। हाँ, अगर तुम इसे उस बेकार के आदमी को भी दे दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वह लंबे समय तक इसका मालिकाना हक बनाए रख पाएगा? आखिरकार ये किसी भी तरह मेरे हाथ में आ ही जाएगा। शायद तब तक तुम्हारा बेटा भी मर चुका होता। स्टेलियन, जो ऑफिस के बाहर खड़ा था, गुस्से से कांप उठा। अगर कार्तिक न होता तो वह दरवाज़ा तोड़कर घुस जाता और ट्रिस्टन को पीटता। इस आदमी ने मुझे वाकई कूड़े का टुकड़ा कहा। उसने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? भले ही वह बेकार हो, लेकिन ये तुम्हारे जैसे कृतघ्न नीच को इसे सौंपने से बेहतर है। स्टीव गुस्से से उबल रहा था। ट्रिस्टन, मैं तुम्हें कभी भी ये प्रोजेक्ट नहीं देने दूंगा। वह जानता था कि ट्रिस्टन ही वह व्यक्ति था जिसने हाल ही में सैंड्स प्रोजेक्ट के व्यवसाय में गिरावट का कारण बना था। वह अक्सर अपने अधीनस्थों को परेशानी पैदा करने और यहाँ तक कि ग्राहकों को धमकाने के लिए भेजता था। उसने बदला लेने के बारे में सोचा था, लेकिन फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वे गुंडे उससे बिल्कुल नहीं डरते थे। मैंने शुरू में सोचा कि चीज़ों को ऐसे ही रहने दूं, लेकिन किसने सोचा था कि यह कमीना इतना लालची है कि वह मुझसे सैंड्स प्रोजेक्ट छीनना चाहता है। आंखों में ठंडी चमक के साथ उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, लगता है मिस्टर स्टीव चाहते हैं कि मैं इसे कठिन तरीके से करूं, इसलिए मुझे दोष मत दो। जाओ। धमाका। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, स्टेलियन अपना आपा नहीं रोक सका और उसने जोर से दरवाज़ा खोला और कमरे में घुस गया। ट्रिस्टन पर खंजर चलाते हुए उसने फटकार लगाई, बेवकूफ़! मेरे पिता ही थे जिन्होंने तुम्हें तब बचाया था और तुम उनकी दयालुता का बदला इस तरह चुकाओगे। जो लोग मेरे पिता को चोट पहुंचाना चाहते हैं उन्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। स्टेलियन स्टीव के सामने दृढ़ता से खड़ा रहा, उसे ट्रिस्टन और उसके अधीनस्थों से रोक दिया। कार्तिक ने एक आह भरी और एलेना के साथ स्टेलियन के पीछे अंदर चला गया। फिर उसने एलेना को अपने साथ खींच लिया और बगल में सोफे पर बैठ गया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह यहीं का रहने वाला हो। उसकी बातें सुनकर स्टेलियन लगभग बेहोश हो गया। क्या वह सच में ऐसा कर रहा है? क्या वह नहीं देख सकता कि ट्रिस्टन मेरे पिता को ब्लैकमेल कर रहा है? बेफिक्र, ट्रिस्टन ने कार्तिक से अपनी नज़र हटा ली और स्टेलियन को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। स्टेलियन, तुम बेकार के कूड़े के टुकड़े हो। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखकर रुक जाऊंगा? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मेरे रास्ते से हट जाओ। स्टेलियन ने ठहाका लगाया और हिम्मत से अपनी छाती फुला ली। यदि आप मेरे पिता को चोट पहुँचाना चाहते हैं तो मेरी लाश पर करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता के पीछे छिपता रहा हूँ। बड़े होते हुए मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरे पिता अजेय हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वे बूढ़े हो रहे हैं। इसलिए आज से मुझे उनकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। अधीर होते हुए ट्रिस्टन ने अपने अधीनस्थों को इशारा किया। उनके चेहरे आत्मसंतुष्टि से भर गए थे क्योंकि वे उसके करीब आ रहे थे। जैसे ही दोनों आदमी स्टेलियन पर अपना हाथ रखने वाले थे, कार्तिक ने उन्हें मजाक उड़ाते हुए देखा और कहा, अरे तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। ये स्क्रिप्ट में नहीं है। 2 बनाम 1 अनुचित है। तुम कौन हो? ट्रिस्टन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने कार्तिक को घूर कर देखा। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हम फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। हमारे व्यवसाय में दखल देना बंद करो। क्या तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है? क्या वह सोचता है कि वह यहाँ एक नाटक देखने आया है?
उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे मानो हम उसका मनोरंजन करने के लिए कुछ बेवकूफ़ अभिनेता हैं। हम स्पष्ट रूप से साइंस प्रोजेक्ट पाने के लिए यहाँ हैं। कार्तिक की आवाज़ में व्यंग्य झलक रहा था। उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम लोग नायक पिता पुत्र की जोड़ी के खिलाफ लड़ने के लिए खलनायक की भूमिका निभा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि नाटक का अंत अच्छे लोगों द्वारा बुरे लोगों को पटकने के साथ होगा। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैं तुम्हें एक मुक्का मार कर गिरा सकता हूँ। ट्रिस्टन गुस्से से उबलता हुआ चिल्लाया। अपने गुस्से से बेपरवाह कार्तिक ने सख्त भाव बनाए रखा। अरे ऐसा मत करो, मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ, याद है। मुझे लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे मुक्का मारना नीचता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में खुद को किसी नाटक का दर्शक मान बैठा था। जैसे ही स्टेलियन ने उसका जवाब सुना, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, बॉस वाकई अनोखा है। वह कुछ ही वाक्यों से ट्रिस्टन को पागल कर देता है, लेकिन ट्रिस्टन उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुझे परवाह नहीं। ट्रिस्टन को लगा कि अगर उसने कार्तिक से बातचीत जारी रखी तो वह किसी भी पल गुस्से से फट पड़ेगा। अपनी उंगली को कांपते हुए कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कार्तिक, उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और चिल्लाया, उसे अभी बाहर निकालो। ये सुनकर दोनों तगड़े आदमी स्टेलियन से दूर चले गए और कार्तिक की ओर धमकी भरे अंदाज में बढ़े। अरे अरे, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मैं वादा करता हूं। कार्तिक ने हार मानकर अपने हाथ ऊपर किए और ट्रिस्टन की ओर मुड़ा। सर, क्या आप कृपया मुझे बाहर नहीं भगा सकते? मैंने इससे पहले ऐसा रोमांचकारी नाटकीय नाटक कभी नहीं देखा। फिर उसने अपना फ़ोन ढूंढने के लिए जेब में हाथ डाला। विशेष रूप से एक कृतघ्न द्वारा अच्छाई का बदला बुराई से चुकाने के बारे में नाटक। क्या आप मुझे इसे फिल्माने देंगे जबकि आप लोग ये कृत्य जारी रखते हैं? मैं वादा करता हूं कि इसके बाद मैं चुप रहूंगा। अपना फ़ोन निकालने के बाद उसने ट्रिस्टन के सामने जानबूझकर उसे हिलाया जैसे कि वह वास्तव में शो देखने के लिए उत्साहित था। वह नहीं चाहते थे कि कार्तिक अब एक पल के लिए भी ऑफिस में रहे। ट्रिस्टन का आदेश पाकर दोनों अधीनस्थों ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और कार्तिक की ओर ठंडी निगाहों से देखा, जो सोफे पर पैर मोड़कर बैठा था। यार, शांत रहो, मैं बस अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। कार्तिक ने अनभिज्ञता जताते हुए ट्रिस्टन की ओर देखा। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो मैं चुप रहूंगा। जहां तक उसके सामने खड़े खूंखार दिखने वाले मांसल आदमियों की बात है, तो वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता था। फिलहाल उसकी नज़र ट्रिस्टन पर टिकी हुई थी। ये कमीना अपने उद्धारकर्ता पर बेईमानी से हमला करने के लिए फायरवुल्फ चैम्बर की शक्ति का उपयोग कर रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि ट्रिस्टन से निपटने के लिए स्टीव के पास एक प्लान भी है। अन्यथा वह ट्रिस्टन से अकेले ऑफिस में मिलना पसंद नहीं करता। कार्तिक के विरोध के बावजूद ट्रिस्टन उससे और कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसने दांत पीसते हुए अपने अधीनस्थों से चिल्लाकर कहा, उसे बाहर निकालो। अभी। तुम मुझे यह आकर्षक शो क्यों नहीं देखने देते? ये बिल्कुल द फॉर्मर एंड द वाइपर नामक कहानी का आधुनिक रूपांतरण है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह भी दिलचस्प है? तुम्हें मुझे ये नाटक देखने देना चाहिए। कार्तिक मूर्खतापूर्ण अभिनय करता रहा। वह ट्रिस्टन को जानबूझकर भड़काना चाहता था ताकि स्टेलियन और उसके पिता के सामने उन्हें पीटने का कोई बहाना मिल सके। इसके अलावा वह ये भी नहीं चाहता था कि साइंस प्रोजेक्ट ट्रिस्टन के हाथों में पड़ जाए। यह एक रणनीतिक स्थान है। अगर मुझे इसमें हिस्सा मिल सकता है तो मुझे यकीन है कि मैं इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ। ट्रिस्टन ने अपनी मुट्ठी आर्मरेस्ट पर जोर से मारी, उसके माथे की नसें गुस्से से धड़कने लगीं। क्या तुम दोनों बहरे हो? इसे नीचे ले जाओ। तुम यहाँ जो चाहो वो नहीं कर सकते। यह मेरी जगह है। स्टीव अब ट्रिस्टन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ट्रिस्टन, उसने जो कहा वह सच है। तुम वाकई कहानी में बताए गए वाइपर जैसे ही हो। वाइपर, मुझे परवाह नहीं है कि मैं सर्प हूं या नहीं। तुम्हें आज इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ट्रिस्टन ने स्टीव को घूरते हुए दहाड़ लगाए। एक पल बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी क्योंकि उसने एक दस्तावेज धारक से कुछ तस्वीरें निकाली और उन्हें डेस्क पर फेंक दिया। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा मुसीबत में पड़े, है ना? क्या आप जानते हैं कि वह हाल ही में सुरक्षा राशि इकट्ठा करने के लिए फायरवुल्फ चैम्बर के नाम का उपयोग कर रहा है? क्या आपको मजा आया, स्टेलियन? इससे पहले कि स्टेलियन उसे जवाब दे पाता, स्टीव ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? इन तस्वीरों का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उसने बात की, उसकी एक भान अनियंत्रित रूप से फड़क गई। ये दिन के रूप में स्पष्ट था कि उसे अपने बेटे के कुकर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि वह क्रोधित था, उसने खुद को संभाला और अपना आपा नहीं खोया। हाँ, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। ट्रिस्टन ने स्टेलियन की तरफ तिरस्कार भरी नज़र से देखा। बूढ़े आदमी, अगर मैं इन्हें पुलिस को दे दूं तो शायद तुम्हारा बेटा दोषी करार दिया जाएगा और अपराधी बन जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्द से जल्द इस पर हस्ताक्षर कर देता। तुम्हारा बेकार बेटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? तुम
स्टीड पत्ते की तरह कांप उठा, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, स्टैलियन ने ट्रिस्टन को एक भयंकर नज़र से देखते हुए गुर्राते हुए कहा। क्या फायरवुल्फ चैम्बर भी ऐसा नहीं करता? अगर वे पैसे देने से इनकार करते हैं तो तुम लोग उन पर शारीरिक हमला भी करते हो। तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। ट्रिस्टन ने स्टैलियन की तरफ देखते हुए नाक सिकुड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि उसे फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में की गई आपराधिक गतिविधियों के बारे में पता था। हालांकि कई लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन उनकी बदनामी के कारण किसी ने भी उनकी रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। वे इस तरह की बेखौफ हरकतें कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपने पीछे की ताकतवर ताकतों का समर्थन प्राप्त था। उनके बेशर्म बयान और रवैये ने कार्तिक और एलेना को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। क्या टाइकून को बर्बाद करना फायरवुल्फ चैम्बर का काम नहीं है? यह आदमी बिल्कुल बेशर्म है। ट्रिस्टन के अहंकारी रवैये को देखकर कार्तिक ने फिर से टोका, हाँ, ये नाटक वाकई मनोरंजक है। ट्रिस्टन, वाइपर ने आखिरकार अपने नुकीले दांत दिखा दिए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आगे क्या होगा। उसने ट्रिस्टन के गुस्से भरे भाव पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, ओह, वैसे मैंने सुना है कि तुम 5 लाख में सैंड्स प्रोजेक्ट खरीदना चाहते थे। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो अगर मैं तुम्हें 6 लाख दूं? ऐसा लग रहा था कि वह फायरवुल्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत से भयभीत नहीं था। क्या तुम मरना चाहते हो? ट्रिस्टन को आखिरकार एहसास हुआ कि कार्तिक न केवल जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा था बल्कि उससे झगड़ा भी कर रहा था। अंततः उसने अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, तुम दोनों उसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। हाँ, दोनों मजबूत जानवरों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनकी भुजाओं की मांसपेशियां खतरनाक ढंग से उभर गईं क्योंकि वे कार्तिक की ओर दौड़े और अपनी मुट्ठियां उसके सिर की ओर घुमाईं। अगर मुंह के बिल्कुल सही जगह पर लगे होते तो उसे निश्चित रूप से गंभीर मस्तिष्क की चोटें लगतीं और उसे तुरंत आपातकालीन विभाग में भेजा जाना पड़ता। धप धप, जब उनकी मुट्ठियां कार्तिक के सिर से लगभग 5 सेंटीमीटर दूर थीं तो कार्तिक की मुट्ठियां उनके सिर पर इतनी जोर से लगीं कि उन्हें तुरंत तारे दिखाई देने लगे। उन्हें वापस लड़ने का कोई मौका न देते हुए उसने उन्हें बार बार पीटा। इससे पहले कि दूसरे लोग इस दृश्य को देख पाते, ट्रिस्टन के 2 अधीनस्थ शक्तिहीन हो गए और वे दर्द से कराहते हुए फर्श पर गिर पड़े। क्या तुम सभी को मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहिए? कार्तिक ने अपने हाथ झाड़े और ट्रिस्टन के कंधे पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। अरे, वैसे तुम सिर्फ 2 आदमी क्यों लाए हो? बाकी कहाँ हैं? तुम उन्हें एक बार में बुला सकते हो। चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते और मैं उन सभी को एक बार में निपटा देता हूँ। मैं शुरू में यहाँ एक शो देखने आया था, लेकिन चूंकि तुमने मुझे मजबूर किया इसलिए मुझे तुम्हारे आदमियों को चोट पहुँचाने के लिए दोष मत दो। तुम कौन हो? क्या तुम्हें फायरवुल्फ चैम्बर के क्रोध का सामना करने का डर नहीं है? ट्रिस्टन डर के मारे हकला गया। उसके साथ आए 2 अधीनस्थ कभी बॉक्सिंग चैंपियन थे, लेकिन कार्तिक ने उन दोनों को कुछ ही सेकंड में हरा दिया था। इस आदमी का युद्ध कौशल दुर्जय से परे है। क्या वह एक राक्षस है? हाँ, बेशक, मैं डर गया हूँ। यहाँ तक कि अब मेरा दिल भी डर से धड़कने लगा है। कार्तिक ने एक डरी हुई नज़र से अपनी छाती को हल्के से थपथपाया। मैं यहाँ सिर्फ एक नाटक देखने आया हूँ, याद है? ओह, मुझे भी सैंड्स प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है, लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। मैं यहाँ सहयोग स्थापित करने आया हूँ, प्रोजेक्ट छीनने नहीं। ओह, ठीक है, ट्रिस्टन ने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि वह मूर्ख नहीं था। ये जानते हुए कि कार्तिक एक असाधारण योद्धा है, उसने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम निश्चित रूप से कुछ और हो। अगर तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अभी मुझे नाराज करने के लिए माफ़ कर दूंगा। तुम क्या सोचते हो? ट्रिस्टन ने अपने प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए आत्मविश्वास से कार्तिक को देखा। अगर यह आदमी मेरा अधीनस्थ बन जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि होरिंगटन में मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा और मुझे हेक्टर को हराकर फायरवुल्फ चैम्बर का नेता बनने का मौका भी मिल सकता है। वर्षों से मैं अपनी सहायता के लिए शारीरिक कौशल वाले व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। ये देखकर कि कार्तिक उसे जवाब नहीं दे रहा था, ट्रिस्टन ने कहा, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम सही चुनाव करोगे। फायरवुल्फ चैम्बर द्वारा दिया जाने वाला वेतन बिल्कुल भी कम नहीं है। तुम्हें कम से कम 1 लाख प्रति माह मिल सकता है। क्या यह एक आकर्षक प्रस्ताव नहीं है? उसके बाद उसने स्टीड और स्टैलियन की ओर देखा और कहा, जब तक तुम मेरे लिए काम करने के लिए सहमत हो, मैं तुम्हें सैंड्स प्रोजेक्ट का 10% हिस्सा दूंगा। इससे तुम्हें प्रति वर्ष 6 लाख का लाभांश मिलेगा। उसने जो प्रस्ताव दिया वह एक साधारण व्यक्ति के लिए काफ़ी उदार और आकर्षक था। ट्रिस्टन की बात सुनकर स्टीव का दिल बैठ गया। वह जानता था कि अगर कार्तिक उसके खिलाफ हो गया तो भले ही वह अपने सभी अधीनस्थों को बुला ले, वे भी कार्तिक को नहीं रोक पाएंगे। इसके अलावा ट्रिस्टन ने अपने अधीनस्थों को भी बाहर रेंगते हुए रखा था। हे भगवान, हम आज रात सैंड्स प्रोजेक्ट खो सकते हैं। इस बीच स्टालियन अपने पिता की तरह ही चिंतित था। उसके हाथ पसीने से तर हो गए और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं।
आखिरकार वह कार्तिक के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने उससे केवल इसलिए दोस्ती की क्योंकि वह उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा करता था। एक क्षण बाद कार्तिक ने हाथ हिलाया और उत्तर दिया, हाँ हाँ, आपका प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन मैं एक नागिन के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमारे बीच चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? अगर मैं तुम्हें वापस नहीं जाने देता तो फायरवुल्फ चैम्बर को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। या अगर मैं तुम्हें ड्रग देकर गूंगा बना दूं और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें इस बारे में पता चलेगा? तुम निर्दयी हो। चूंकि तुमने कठिन रास्ता चुना है तो ऐसा ही हो। ट्रिस्टन ने उपहास किया। तुम सही कह रहे हो कि मैं यहाँ और लोगों को लाया हूँ। अंदर आओ। इसके साथ ही काली बनियान पहने 5 आदमी दरवाजे से घुस आए और जल्द ही दफ्तर को घेर लिया। उन मजबूत गुंडे जैसे दिखने वाले आदमियों के साथ कोई भी व्यक्ति संभवतः अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। रंगे हुए सुनहरे बालों और गोटी मूंछों वाले आदमी को देखकर स्टीव तुरंत पीला पड़ गया और उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। टेरी, तुम ट्रिस्टन के अधीनस्थ क्यों बन गए हो? उन्होंने शुरू में उम्मीद की थी कि टेरी उनके अधीनस्थ बाद में उन्हें बचा लेंगे, लेकिन अब जब टेरी ने उन्हें धोखा दिया था तो स्टीव के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। अब मैं ट्रिस्टन को कैसे हरा सकता हूँ? मिस्टर स्टीव, मैं। टेरी की आवाज़ धीमी पड़ गई क्योंकि वह शर्म से नीचे देख रहा था। आपके लिए ये कितना सुखद आश्चर्य है, बूढ़े आदमी। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि टेरी आपको धोखा देगा? मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि यह आपके लिए सेवानिवृत्त होने और अपने जीवन के बाकी हिस्सों का आनंद लेने का समय है। खुद को क्यों पीड़ित करना? क्या मैं सही हूँ? ट्रिस्टन ने विजयी होकर ताना मारा। जैसे ही उसने अपने शब्द समाप्त किए, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और एक व्यंग्य में बदल गई। तुम सब इस आदमी को मार डालो। हाँ, अधीनस्थों ने एक साथ उत्तर दिया। टेरी के नेतृत्व में 5 लोग तुरंत कार्तिक की ओर बढ़े। अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता तो मैं स्टीव को शक्तिहीन कर देता और अब तक सैंड्स प्रोजेक्ट प्राप्त कर लेता। कहने की जरूरत नहीं कि वह कार्तिक से दिल से नफरत करता था। कार्तिक ने मजे में अपना सिर हिलाया और ट्रिस्टन पर चिल्लाया, अरे तुम कृतघ्न कमीने! अपनी आंखें चौड़ी करके देखो कि मैं उन्हें कैसे पीटता हूँ। जब मैं उन्हें मार डालूंगा तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। फिर उसने उनके हमलों को तेजी से टाला और अचानक ट्रिस्टन की नज़रों से ओझल हो गया। धुंधलेपन में वह झपट्टा मारकर और गोता लगाकर जैसे ही वे उसके पास पहुंचे और बिजली की तरह तेजी से उन पर मुट्ठियां बरसाईं। जैसे ही ट्रिस्टन ने सोचा कि टेरी और दूसरे जीतने वाले हैं, कमरे में मुट्ठियों की तेज आवाज़ और हड्डियों के टूटने की आवाज़ के साथ दर्द की कराहें गूंज उठीं। उस पल उसे जो सदमा लगा वह शब्दों से परे था। इससे पहले कि वह अपनी तंद्रा से बाहर आ पाता, उसके अधीनस्थ फिर से फर्श पर गिर गए। जल्द ही कार्तिक ट्रिस्टन के पास आया और उसके चेहरे पर थपकी दी। क्या तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा? हाँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? नहीं, मेरे पास मत आओ, ट्रिस्टन चिल्लाया। कार्तिक को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई राक्षस हो जो उसे जिंदा खा जाएगा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कार्तिक कोई साधारण आदमी नहीं था, वह भयानक रूप से शक्तिशाली है। मुझे आज यहाँ और मातहतों को लाना चाहिए था। इससे पहले कि वह भाग पाता, कार्तिक ने अपना दाहिना हाथ ट्रिस्टन के कंधे पर रखा और पॉप की आवाज़ के साथ उसका हाथ उखाड़ दिया। फिर उसने उसके दूसरे हाथ पर भी ऐसा ही किया, जिससे ट्रिस्टन दर्द से चीख उठा। मुझे फायरवुल्फ चैम्बर से सबसे ज़्यादा नफरत है और तुमने वास्तव में मुझे इससे डराने की हिम्मत की। ये तुम्हारे लिए एक सबक होगा। अगर मैं तुम्हें अगली बार फिर से देखूंगा तो मैं तुम्हें गूंगा बना दूंगा। कार्तिक ट्रिस्टन को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और अपने मातहतों की ओर देखा जो अभी भी ज़मीन पर फैले हुए थे। अपने मालिक को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। टेरी, रुको! उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर वे गुंडे डर के मारे पत्ते की तरह कांप उठे और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। टेरी को छोड़कर बाकी सभी लोग ट्रिस्टन की मदद करने के लिए दौड़े। 1 मिनट के भीतर कार्यालय खाली हो गया। कार्तिक साहपूर्वक स्टीव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसे देखकर मुस्कुराया। स्टैलियन सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला था और उसने कहा, बॉस आप कमाल के हैं। मुझे आपके लिए एक गिलास पानी पिलाने दें। आप थक गए होंगे। कार्तिक से पूरी तरह से भयभीत होकर वह तुरंत एक गिलास पानी लाने के लिए वाटर डिस्पेंसर के पास गया। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।